हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड बताना चाहूँगा गाइस आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं कंप्लीट रिएक्ट हुक्स ट्यूटोरियल इन वन वीडियो इन हिंदी। जी हाँ गाइस, तो कंप्लीट रिएक्ट हुक्स जितने भी है उन सबको आज हम सिर्फ इस एक वीडियो में टैकल करने वाले हैं। एंड इस वीडियो का मेन मकसद ये है आप लोगों को ये दिखाना कि जितने भी हुक्स हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है उसको हमें कब यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए एंड कहाँ यूज करना चाहिए विथ लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड दिस वन वीडियो इज इनफ आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए रिगार्डिंग हुक्स। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा एंड लेट मी टेल यू आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ एंड आज इस वीडियो में कंप्लीट रिएक्ट हुक्स को हम समझने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि हम किस किस हुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले। तो सबसे पहले गाइस वी हैव अ यूज स्टेट हुक्स, देन वी हैव अ यूज इफेक्ट हुक, यूज लेआउट हुक एंड देन वी हैव अ यूज रेफ हुक एंड देन आप देख सकते हो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, देन अ यूज रिड्यूसर हुक एंड देन वी हैव अ यूज मेमो हुक एंड लास्ट में वी हैव अ यूज कॉल बैक हुक एंड एकदम एंड में एक बोनस होगा जहां मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप अपना खुद का कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि थ्रू आउट दिस वीडियो हम कौन कौन से हुक्स के ऊपर वीडियो देखने वाले। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूंगा अब हमारे नेक्स्ट टारगेट 5 लाख सब्सक्राइबर्स। तो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड इस ज्वाइन बटन को जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत सारे ऑसम चीज़ के बारे में पता चलने वाला है। एंड गाइस अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए या फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए या स्टार्टअप ओपन करने के लिए, देन गाइस आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड फॉर यू, स्पेशल ऑफर फॉर यू। सो गाइस वी हैव अ होस्टिंजर, एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस सबसे पहले हमें ये समझना जरूर है कि हुक्स क्या होता है रिएक्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गाइस रिएक्ट जिसमें हुक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था आफ्टर वर्जन 16.8। तो अगर आप अभी भी इस वर्जन के नीचे काम करें तो उसमें आपका हुक्स काम नहीं करेगा। हुक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था कौन से वर्जन में, 16.8 के बाद, ठीक है। हुक्स क्या, देखिए हुक्स आर एक फंक्शन दैट लेट यू हुक इनटू रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर फ्रॉम द फंक्शनल कंपोनेंट या फंक्शन कंपोनेंट आप कह सकते हो। तो गैस इसका सिंपल मतलब यही है कि जब हम पहले रिएक्ट को यूज़ करने के लिए क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते थे उसमें वी हैव अ स्टेट मैनेजमेंट, वी हैव अ लाइफ साइकिल मेथड एंड देन बाद में जब आया फंक्शनल कंपोनेंट तो गैस उसमें ये पता चला कि हम स्टेट मैनेजमेंट नहीं कर सकते, लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्लास कंपोनेंट पे ही रिडायरेक्ट होना पड़ रहा था। तो उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वी हैव हुक्स, ताकि अब हम हमारे फंक्शनल कंपोनेंट में भी स्टेट मैनेजमेंट का जो फंक्शनैलिटी उसको अचीव कर सके, लाइफ साइकिल मेथड जो उसको भी अचीव कर सके। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अब इससे हमें ये पता चलता है कि एक स्टेट या लाइफ साइकिल मेथड अगर अब हमें यूज़ करना हो तो क्लास कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम फंक्शनल कंपोनेंट में भी अब स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड को एक्सेस कर सकते। दिस इज इट, दिस इज द ओनली रीजन क्यों रिएक्ट में हुक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ताकि अब हमें क्लास कंपोनेंट लिखने की जरूरत ना पड़े। दैट्स इट, ठीक है। एंड अब कुछ रिएक्ट के हुक्स के जो रूल्स है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये, जब भी आप कोई हुक्स यूज़ करोगे, जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया यूज स्टेट है या चाहे आपका यूज इफेक्ट हो या चाहे आपका कॉल बैक हो, जो भी हो आपको उसको सबसे पहले इंपोर्ट करना है फ्रॉम द रिएक्ट पैकेज लाइब्रेरी। देन गाइस आपको ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका जो हुक्स होगा कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट या फंक्शन कंपोनेंट, क्योंकि हुक्स आपके काम करते हैं सिर्फ इनसाइड द फंक्शन कंपोनेंट ना कि क्लास कंपोनेंट। देन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर सिर्फ डिफाइन करने से नहीं चलेगा, आपको एकदम टॉप लेवल पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा, बेसिकली कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी जो रूल्स है अभी जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे आपकी वो पूरा एकदम क्लियर होने वाला, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, खाली आप समझ के रखिए। एंड हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल, उसके अंदर हम कंडीशनल जो स्टेटमेंट है वो सब यूज नहीं कर सकते एंड ये भी पता चल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला हमारा हुक आ गया है एंड दैट इज यूज स्टेट हुक्स। एंड इसको हम कैसे यूज करते, देखिए सो यूज स्टेट हुक का सिंटैक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, आप बहुत क्लियरली कितना ऑसम एनिमेशन के साथ हमें बताया जा रहा है कि यूज स्टेट, ये देखिए गाइस वी हैव अ यूज स्टेट हुक्स एंड ये जो यूज स्टेट हुक्स है इट रिटर्न्स एन एरे विथ 2 एलिमेंट्स, एन एरे ऑफ 2 एलिमेंट्स एंड दैट इज योर काउंट एंड देन सेट काउंट। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ठीक है एक एरे है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, लेकिन जो सबसे पहला एलिमेंट है काउंट, वो क्या चीज़ है, वो है गाइस आपका एक स्टेट वेरिएबल, सिंपल। देन ये जो सेट काउंट है वो क्या चीज़ है गाइस, वो है आपका एक अपडेटेड फंक्शन
एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो भी है, तो वो जो जीरो है गाइस वो आपका कहलाता है इनिशियल वैल्यू। तो दिस इज इट गाइस। अब कल के दिन अगर आपको कभी भी स्टेट मैनेजमेंट करना रहा, कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करनी रही, देन हम उसमें यूज़ करते हैं यूज स्टेट हुक्स। एंड ये जो इनिशियल वैल्यू आपको दिखाई देता है, ये जो इनिशियल वैल्यू होगा वो हमारे ये जो स्टेट वेरिएबल है उसकी इनिशियल डेटा या उसका इनिशियल वैल्यू वो रहता है। सो आई होप गाइस एटलीस्ट आपको सिंटेक्स पता चल गया। अब हम इसका लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि गाइस मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो गाइस मैंने ऑलरेडी जो भी हमारा जो ग्राउंड वर्क था, ठीक है। एंड एक और बात ये बताना चाहूँगा, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो इसी बात पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि गाइस आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, डेट्स वाई मैंने ऑलरेडी जो मेरा सिंपल JSX वाला जो कोड है एंड मेरा स्टाइल कंपोनेंट या सिंपल आप CSX से कह लीजिए, उसको मैंने ऑलरेडी लिख चुका है, ठीक है। एंड वी हैव वन कंपोनेंट, बेसिकली एक फोल्डर सोर्स फोल्डर के अंदर, दैट इज कंपोनेंट्स। उसमें हम अभी देख रहे हैं हमारा जो यूज स्टेट हुक्स है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो मैं यूज स्टेट के अंदर आ चुका हूँ। डिट्टो ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। एंड ये मैं वीट यूज़ कर रहा हूँ इसको रन करने के लिए, एंड वो क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला पार्ट नहीं है। सो मुझे npm रन एंड देन डेव लिखना पड़ेगा इसको रन करने के लिए। तो ये 5173 पे, ऑल राइट सॉरी, मुझे पहले फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा एंड देन मुझे इसको रन करना पड़ेगा। दिस इज इट। तो आप देख सकते हो गाइस ये जो वीट है सुपर फास्ट है, सुपर ऑसम है। ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। 5173 पे ये रन कर रहा है, ठीक है। सो 5173 पे ये रन कर रहा है, इस पर मैं चलता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे मेरा जो स्क्रीन है वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एंड उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं app.jsx फाइल पे चलता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कुछ और फाइल को रेंडर करा रखा था। मुझे यहाँ पे चाहिए होगा गाइस यूज स्टेट वाला जो पार्ट है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो उसको मैंने ऑलरेडी, ये जो मेरा यूज स्टेट है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो सिंपल आपका app.jsx फाइल पे जिस भी कंपोनेंट को आप रेंडर करोगे, कॉल करोगे, वो आपको दिखाई दे रहा होता है। ये बेसिक है, एकदम बेसिक है। एंड मैं ये एज्यूम भी कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट हल्का रिएक्ट आता है, ठीक है। सो गाइस एक जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट था उसको मैंने हटा दिया है, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे चलो। तो आप गाइस देख सकते हो कितना औसम दिख रहा है ये। सो गाइस अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहूँगा कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, ये जो जीरो है इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो। जब मैं ये माइनस पे क्लिक करूँ इसकी वैल्यू जो है वो 1 से डिक्रीमेंट हो, बेसिकली माइनस हो जाए। एंड कभी जीरो से कम ना हो, ठीक है। तो वो मुझे चाहिए। अब आप मुझे बताओ यार, नीचे कमेंट करके आप बताना कि आप इसको कैसे करते, लेकिन हम रिएक्ट में कैसे करते वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि अब हम यहाँ पे ये जो वेरिएबल है उसका डेटा चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स अब हम इसके स्टेट के साथ खेल रहे हैं। तो वहीं अब आपका काम आता है यूज स्टेट हुक। कैसे? सबसे पहले गाइस आपको जो यूज स्टेट हुक्स है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस पैकेज। तो आपको याद ही होगा गाइस सबसे पहला रूल क्या था हमारा। सबसे पहले रूल ये था कि हमें रिएक्ट की जो लाइब्रेरी उसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हुक को। तो मैंने यहाँ पे पहला मेरा रूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा रूल ये कि हमें फंक्शन कंपोनेंट के अंदर उसको कॉल करना है। एंड सिर्फ कॉल ही नहीं करना है, एकदम टॉप लेवल पे उसको कॉल करना है। सो दिस इज माई फंक्शन कंपोनेंट। सबसे टॉप लेवल मतलब पहला, एकदम सबसे पहले। एंड बीच में कर दूंगा तो मिडिल हो गया, नीचे कर दूंगा तो एकदम लास्ट हो गया। ठीक जहाँ पे आपका फंक्शन कंपोनेंट स्टार्ट होता है, ठीक उसी के नीचे ही आपको उसको डिफाइन करना है। सिंटैक्स मैंने आपको दिखाया, वी नीड टू राइट यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू में दे देता हूँ 0। एंड ये जो है इट रिटर्न्स एन एरे विथ 2 एलिमेंट्स, एन एरे ऑफ 2 एलिमेंट्स भी आप कह सकते हो। दैट इज योर काउंट, या कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड कन्वेंशन ये है आपको सेट यूज़ करना है। एंड देन ये जो सी होगा उसको आपको कैपिटल कर देना है इस तरीके से, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि सेट काउंट ही लिखना है, ये जरूरी नहीं है कि काउंट ही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे जो भी स्टेट वेरिएबल आप लिख रहे हो उसको स्मॉल वर्जन में लिखिए, स्मॉल लेटर में। एंड देन आप खाली सेट जो ये कीवर्ड है उसको यूज़ करके उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल एंड इट बिकम्स योर कैमल केस, इस तरीके से आपको लिखना है एंड डिफाइन कर देना। दिस इज इट। सो नाउ वी हैव दिस काउंट। इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे जो मैंने एक सिंपल स्टैटिक वैल्यू जो लिखी थी मैं अब डायनेमिक वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेट वेरिएबल। दिस इज इट। तो स्टिल अगर आप देखोगे मुझे गाइस यहाँ पे 0 वैल्यू मिलेगा। एंड गाइस एक वार्निंग देख सकते हो, बता रहा है कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, जबकि हमने उसको डिफाइन किया है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे मैंने एक ई जो है वो रॉन्ग कर दी थी।
तो अब मुझे यहाँ पे कंप्लीट मेरा कुछ वार्निंग नहीं आ रहा है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस, जो मेरा इनिशियल डेटा था मुझे वो 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 तो भी मुझे यहाँ 10 दिखाई दे रहा है। ये तो आपको पता चल गया। तो ये तो अब आपका क्लियर हो गया होगा, यूज स्टेट के अंदर जो आपका इनिशियल डेटा है वो बेसिकली किसी और का नहीं, हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उसका वो इनिशियल डेटा होता है। एंड कल के दिन अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो इसका डेटा वो चेंज हो जाएगा। डेट्स इट, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने पे इसकी वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई हैव अ बटन, देखो मेरे 2 बटन्स है एंड सिंपल मैंने रिएक्ट आइकन्स, आप टॉप पे लिंक देख सकते हो, उसको मैंने यूज़ किया हुआ है, सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से उसको इंपोर्ट किया है मैंने, ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बहुत बेसिक है। तो जब भी कोई मेरे इस बटन पे करेगा क्लिक, ठीक है, अगेन कैमल केस कर्ली ब्रेसेस, तो गाइस मैं यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ या कॉल बैक फंक्शन आप कह सकते हो। यहाँ पे ये जो मेरा अपडेटेड वेरिएबल, अपडेटेड फंक्शन या जो भी है ये, तो मेरा ये जो अपडेटेड फंक्शन है गाइस, इसको मैं कॉपी करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपली चल के लिख दूंगा 50। फिलहाल अभी एक डेमो दे रहा हूँ मैं। अगर मैं इतना लिखता हूँ इट मीन्स कि सेट काउंट में मैंने अब मेरी जो काउंट स्टेट वेरिएबल है उसकी इनिशियल डेटा कर दी है, या जो करंट वैल्यू है उसको मैंने 50 में अपडेट कर दिया है। तो अब इस पर मैं क्लिक करती, देखो इसकी वैल्यू 50 हो गई एंड बाकी कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो गाइस मैं कैसे करूँगा, ये जो मेरा काउंट है, काउंट +1, दिस इज़ इट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, हालांकि हॉट रिलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये देखो कितनी इजीली मेरा ये अपडेट हो गया है ना। उसी तरीके से अब मुझे जब इस बटन पे मैं करूँगा क्लिक तो इसको मुझे माइनस करना है। सोचो कैसे होगा, आई होप आपने सोच लिया होगा, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसी को ही मैं करूँगा कॉपी, ये मेरा बटन है यहाँ पे, एंड जब हम इस बटन पे करेंगे क्लिक तो सेट काउंट में अब जो मेरी काउंट की वैल्यू है उसको प्लस के बदले मैं कर दूंगा माइनस। दिस इज इट, इतना ज़्यादा सिंपल। कंट्रोल S सेव, एंड ये देखिएगा इस कितनी इजीली मेरा ये काम हो गया, आप देख सकते हो। ये देखिए कितनी इजीली हमने हमारा पहला यूज स्टेट का हुक देख लिया। ऑलराइट, अब मैं इसमें एक चीज़ कंडीशन दिखाना चाहूँगा कि लेट्स से कि गाइस यहाँ पे ये तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्या हो कि अगर ये 0 के नीचे जाता है, लेकिन मुझे 0 के नीचे इसको लेके नहीं जाना है। तो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इट्स सुपर डुपर इजी। यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से लिखना है इफ़, ठीक है, अगर मेरा ये जो काउंट है इसकी वैल्यू अगर =0 हो जाती है, देन गाइस मेरा ये जो सेट काउंट होगा उसमें मैं चलूँगा एंड मैं उसकी वैल्यू 0 कर दूंगा, ठीक है। एल्स मेरा ये जो वैल्यू होगा वो एज इट इज़ चलते रहेगा, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस चिपका देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है, लेकिन इसको मैं बहुत इजीली टैकल कर सकता हूँ। लेट्स गो विथ टर्नरी ऑपरेटर, राइट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये अपनी जगह पे आ गया इस तरीके से। एंड पे चलता हूँ, फिर मैं वापस इसको बुला रहा हूँ, एल्स पार्ट हटा रहा हूँ, एक कॉलन लगा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से चल रहा हूँ एंड आई थिंक दिस इज इट। इतना लिखने मात्र से मेरा काम हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे ये दिस इज इट, ठीक है। तो देखो कितनी इजीली, अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो वो ऑलवेज 0 ही रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो हम उसको माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा पहले। ये देखो बढ़ाया 4 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी अब वो 0 के नीचे नहीं जाएगा। तो कितनी इजीली हमने हमारा पहला लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। एक गाइस बताना चाहूँगा, अगर आप एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, अगर आप एक फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, या इवन अगर आप एक स्टार्टअप अपना ओपन कर रहे हो, व्हाट यू नीड, आपको एक वेबसाइट चाहिए, राइट। एंड उस वेबसाइट को सिर्फ क्रिएट करने से नहीं होगा, आपको उसको होस्ट करना पड़ेगा सर्वर में। तो उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आई हैव अ ऑसम न्यूज़, एंड दैट इज गाइस वी हैव अ होस्टिंजर, जो कि एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है। बताना चाहूँगा गाइस, ये बहुत ही ऑसम वेबसाइट है, मैं पिछले 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसकी जो सर्विस है बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, एंड द बेस्ट पार्ट ये कि गाइस इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, आप खुद कंपेयर कर सकते हो। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, आप देख सकते हो आई हैव अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो, जब हम वेब होस्टिंग को सिलेक्ट करते हुए हैं टोटल 3 ऑप्शन, जिसमें से जो सेकंड वाला है दैट इज प्रीमियम वेब होस्टिंग। गाइस इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर्स, एंड अगर आप इसकी फीचर्स देखोगे तो बाकी के मुकाबले ज़्यादा है। लाइक हम 100 वेबसाइट इसमें होस्ट कर सकते हैं, फ्री डोमेन आपको मिल रहा है, फ्री SSL सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, ईमेल एंड ऑल वो सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है। तो गाइस हमें क्या चाहिए, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट ऑलरेडी इसमें 70% ऑफर है। जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे, एंड गाइस एकदम बॉटम पे वी हैव वन ऑप्शन की जिसमें आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस आप लोगों के लिए आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड ऑल्सो, एंड दैट इज THAPA7 ऑल कैप्स में। तो गाइस आपको 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। तो ये ना बहुत ही ज्यादा ऑसम। सो नाउ अब आपका जो 149 रुपीज पर मंथ था वो अब आपका हो चुका है 138 रुपीज पर मंथ। लाइक 10 महीने कम 4 साल के लिए गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इसका 1 ईयर का प्राइस आपको कुछ समवेयर अराउंड 3000 जाएगा अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हो, एंड 4 ईयर्स का कुछ समवेयर अराउंड 7000 जाएगा। आपको सुनने में भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा,
4 साल के लिए 7,000 में सर्विस प्रोवाइडर मिलना आपको, वो भी सर्वर का। गाइस कहीं नहीं मिलने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा चीप है। एंड इन 4 साल में तो मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप अपना खुद का एक ब्लॉगिंग क्रिएट करते हो या उसमें गूगल एडसेंस ऐड करते हो तो आप 7,000 के बदले 7 लाख कमा सकते हो सिर्फ 4 साल में। बहुत ईजिली कमा सकते हो गाइस, आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल है। सो गाइस ये बहुत ही ऑसम अपॉर्चुनिटी है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा लिंक को, आपको बहुत मजा आएगा। एंड और भी बहुत सारी स्पेशल ऑफर है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये मेरा काम हो चुका है। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो चलो ठीक था, अब होता ना कि मन में कि यार इसका मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सो गाइस इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा औसम है, जहाँ मैं ये दिखाऊंगा कि आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का डेटा को कैसे गेट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं एक ऑसम प्रोजेक्ट लेके आ गया हूँ, जहाँ पे वी हैव अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप चाहो तो इसको लॉगिन फॉर्म भी कह सकते हो या साइन अप फॉर्म, कोई भी फॉर्म आप कह लीजिए, जहाँ पे वी हैव अ नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड देन क्रिएट अकाउंट है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, एंड एकदम बॉटम पे आप ये भी देख सकते हो, माई नेम इज़ एंड ईमेल इज़। तो यूज़र जो भी डेटा यहाँ पे लिखेगा, मुझे उस डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। एंड मुझे एक होता है ना कि एक डेटाबेस पे आपको डेटा पास करना रहता है, बैकएंड एंड देन डेटाबेस में, तो एक स्टेट में भी मुझे उस वैल्यू को स्टोर करके रखना ताकि मैं आगे पास कर सकूं। तो अब इन सारे बेसिकली 4 इनपुट फील्ड्स के डेटा को मुझे स्टोर करके रखना है एंड यहाँ पे मुझे डिस्प्ले भी कराना है। ये एक बहुत ऑसम है, ये आपको हर जगह यूज़ आने वाला है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे अब हम यूज स्टेट का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस ये एक अलग प्रोजेक्ट है, डेट्स वाई मैंने ठीक आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो यूज स्टेट ऑब्जेक्ट था उसको मैंने यहाँ पे कर लिया इम्पोर्ट। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे उसको रेंडर कर रहा हूँ, डेट्स वाई आपको वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ विनोद थापा, तो आप देख सकते हो माई नेम इज़ विनोद थापा। ईमेल में vinod@थापा.com में अगर चलता हूँ तो आप देख सकते हो माई नेम इज़ विनोद थापा एंड माई ईमेल इज़ इतना। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, अगर मैं चलता हूँ, देखो कंपोनेंट ये बेसिकली बहुत सिंपल है, ये यहाँ पे चल रहा हूँ, मेरा यूज स्टेट है। एंड यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो आप देख सकते हो यूज़र नेम, ईमेल है, पासवर्ड है। अब मैं पासवर्ड में भी सिर्फ थापा लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे चल के सिर्फ थापा लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो सभी के सभी डेटा मुझे मिल रहा है। एंड यहाँ पे मैं ये जो मेरा नेम है एंड देन ईमेल उसको मैं रेंडर भी करा रहा हूँ। तो ये कैसे किया होगा मैंने, रियल लाइफ एग्जांपल हो गया राइट। तो मैं आपको बताता हूँ एंड इट्स सुपर डुपर इजी एंड बहुत मज़ा आएगा। देखिए तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे जो प्रोग्राम है उसको मैंने ओपन कर लिया एंड वंस अगेन सिर्फ जो मेरा JSX का पार्ट था एंड देन जो मेरा CSS वाला पार्ट है बेसिकली स्टाइल कंपोनेंट में यूज़ कर रहा हूँ, वो मैंने ऑलरेडी लिख चुका है क्योंकि बहुत बेसिक है, मैं ज़्यादा समय आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं अगर चाहूँ कुछ भी लिखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है एंड वो जो स्टेट वेरिएबल में वहाँ पे भी आपको कोई डेटा नहीं मिलने वाला है क्योंकि मेरा जो स्टेट मैनेजमेंट था उसको मैंने हटा दिया है। अब हमें खुद से देखना है कि हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी इनपुट फील्ड क्रिएट करते हो, एक चीज़ ऑलवेज है कि यूज़र कुछ ना कुछ उसमें लिखेगा एंड जो वो कुछ भी लिख रहा है वो आपका जाता है, वैल्यू हमारे पास रहता है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, एंड हम जब भी कुछ भी एक बार टाइप करते हैं तो हमारा उस वैल्यू का जो डेटा है वो चेंज होता है। लाइक अभी सिर्फ ए है, मैं अगर बी लिखता हूँ तो उसका डेटा चेंज हुआ, वापस सी लिखता हूँ तो डेटा चेंज होगा, डी ई इस तरीके से FGH। ठीक है, तो वो डेटा चेंज हो रहा है। तो ये दो एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे दो एट्रीब्यूट चाहिए, वन इज़ आवर वैल्यू एंड दी अनदर वन इज़ ऑन चेंज वाला। ठीक है, ये ऑन, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से ऑन चेंज, परफेक्ट, ये दो वैल्यू मुझे चाहिए। लेकिन बात अब वही आ जाता है कि इस वैल्यू में मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूँगा क्योंकि ये जो वैल्यू है वो तो चेंज होगा बार बार। तो गाइस उसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अगेन वी नीड अ स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ, थोड़ी देर पहले हमने जिस तरीके से किया उसमें क्या था कि हमने सिर्फ एक यूज स्टेट का यूज़ किया था, लेकिन अब मुझे इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के लिए एक चाहिए, इसके लिए एक चाहिए, इसके लिए एक, इसके लिए एक, तो वहाँ पे मुझे 4 यूज स्टेट लगने वाली। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सिंपल एक ही यूज स्टेट से हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत पहले भी इसके ऊपर जब रिएक्ट सीरीज क्रिएट किया था तब बताया था, लेकिन वंस अगेन देख लीजिए, कॉन्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड लेट्स गो विथ फॉर्म डेटा लिख देता हूँ, फॉर्म डेटा। ठीक है, कैमल केस कन्वेंशन आप देख सकते हो, फॉर्म डेटा विल बी इक्वल टू यूज स्टेट। एंड गाइस यहाँ पे अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके हर एक इनपुट फील्ड में एक एट्रीब्यूट बहुत मैंडेटरी है जब बात आती है यूज स्टेट की, एंड दैट इज़ योर नेम एट्रीब्यूट। तो ये जो नेम है ये हर एक में होना ज़रूरी है, नेम, ईमेल है यहाँ पे पासवर्ड है
एंड यहाँ पे वी हैव अ कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने ईमेल, यहाँ पे जो मैंने यूज़र नेम लिखा है, डिट्टो नेम एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना होगा एंड इस तरीके से आपको रखना है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है ना ये। देन वी हैव ईमेल, ठीक है। देन वी हैव पासवर्ड गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली वी हैव कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, परफेक्ट, दिस इज इट। मेरा एक काम हो गया है यहाँ पे। अब ये जगह जगह फॉर्म डेटा डॉट यूज़र नेम, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड मैं लिख सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इस तरीके से लिख देता हूँ फॉर्म डेटा डॉट यूज़र नेम, दिस इज इट, ठीक है। इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी यहाँ पे एंड ये जो ईमेल है बेसिकली नेम का जो ईमेल है यहाँ पे मैं चिपका दूंगा। फिर वापस मैं यहाँ पे चला, ये जो मेरा पासवर्ड है नेम का, कॉपी की मैंने इसको एंड यहाँ पे पेस्ट कर दी। इसी को मैं वापस कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड ये जो कंफर्म पासवर्ड है उसके बदले यहाँ पे मैं रख देता हूँ, दिस इज इट। एंड हाँ, एक चीज़ याद रखो, ये आपका ऑलवेज अंडरस्कोर होना जरूरी है। देखा अभी क्या हो गया था, परफेक्ट, दिस इज इट। सो गाइस आप देख सकते हो मेरा ये जो वैल्यू है वो तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं चलूँगा तो मुझे वार्निंग आने वाली है, एरर आने वाला है एंड बता रहा है कि गाइस ये जो रेफरेंस यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि पहला रूल ही हमने भूल गए। देखो पहला रूल ये है कि आपको यूज स्टेट को डिफाइन करना जरूरी है, बेसिकली इंपोर्ट करना जरूरी है, दिस इज इट। अब सब कुछ सही है। अब नाउ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा एंड यहाँ पे बता रहा है वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट अ ऑन चेंज हैंडलर, दिस इज इट। खुद रिएक्ट हमें ये बोलता है कि ऑन चेंज हैंडलर तो यूज़ ही नहीं किया आपने, क्योंकि अब मैं यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखूँ मुझे डेटा नहीं मिलने वाला है। मैं अगर कंपोनेंट में चलता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे डेटा आ चुका है, यूज़र नेम, ये देखो गाइस, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। ऑन चेंज हैंडल पे मैं चलूँगा एंड यहाँ पे सिंपल मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ एंड दैट विल बी गाइस सिंपल हैंडल एंड देन इनपुट। तो कितनी इजीली मैंने इसको ऐड कर दी, ठीक है। अब गाइस मुझे ये हर जगह लगेगा, तो कंट्रोल डी हुआ, ठीक है। मैं एंड पे चल के पेस्ट कर दे रहा, तो बेसिकली तीनों में वो पेस्ट हो गया, कितनी इजीली, परफेक्ट। नाउ अभी जो हैंडल इनपुट है उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। सो कॉन्स्ट मैं चलता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट विल बी इक्वल टू एंड दिस इज इट। इतना मैं लिख के अगर छोड़ देता हूँ तो एटलीस्ट वो जो एक वार्निंग थी, जो भी एरर था, सब गायब हो गया है, कोई हमें टेंशन नहीं है। कंपोनेंट पे अगर मैं चलता हूँ एंड इसके अंदर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे गाइस अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मैं कुछ भी लिख नहीं पा रहा हूँ एंड उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपने भी बहुत बार टैकल किया होगा जब आप वैल्यू एंड ऑन चेंज यूज़ करते हो, तो रीज़न ये है जब आप ऑन चेंज में कुछ भी यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हो तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। जैसे ही यूज़र ने कुछ टाइप की, ये जो फंक्शन है वो कॉल हुआ, लेकिन इस फंक्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो होगा क्या। अब मुझे ये चाहिए कि यूज़र ने जो भी वैल्यू लिखा है वो मैं उसको अपडेट करते जाऊँ मेरे इस स्टेट वेरिएबल में, सिंपल, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये बेसिकली ट्रिक है। सो वी हैव अ इवेंट, हमने ऑलरेडी इवेंट के बारे में समझा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, कॉन्स्ट नेम विल बी इक्वल टू इवेंट डॉट, ठीक है, इवेंट डॉट वी हैव अ टारगेट प्रॉपर्टी, बेसिकली टारगेट एंड देन उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट, दिस इज इट, सिंपल। एंड वैसे ही एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव अ कॉन्स्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, दिस इज इट, ठीक है। एंड इट्स सुपर डुपर इजी, लेट मी टेल यू गाइस। एंड क्या हो, मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करा के आपको ये दिखाऊँ, कंट्रोल ऑल्ट एंड देन एल, तो आप देख सकते हो मुझे ये दिखाई दे रहा है, सिंपल। एंड मैं यहीं पर ही कॉमा दे के वैल्यू भी कर देता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। तो गैस सिंपली यहाँ पे चलना है, मैं लिख देता हूँ THAPA, ये देखो गैस THAPA कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, यूज़र नेम यूज़र नेम यूज़र नेम, इस तरीके से यूज़र नेम। तो इसका मतलब ये कि ये जो नेम एट्रीब्यूट है, आई मीन ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम है, उससे मुझे क्या मिल रहा है, ये जो मेरा इनपुट फील्ड है उसका ये जो नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है मुझे वो मिल रही है। उसी तरीके से इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, मैं ईमेल पे टारगेट करूँगा तो आप देख सकते हो मुझे ईमेल मिलता है। अगर मैं पासवर्ड को टारगेट करता हूँ तो मुझे पासवर्ड मिलता है एंड कंफर्म पासवर्ड मिलता है एंड दैट्स इट, वैल्यू तो मुझे मिल ही रहा है साथ ही साथ। तो मुझे बस यही करना है कि मेरा ये जो नेम है, नेम के बदले मुझे इस वैल्यू को ऐड कर देना है। बेसिकली यहाँ पे मुझे इस वैल्यू को अब ऐड कर देना है। कैसे होगा देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस पे वैल्यू तभी ऐड होगा जब मैं इसके साथ खेलूँगा, अपडेटेड फंक्शन के साथ। सो माई अपडेटेड फंक्शन, सिंपल। एंड यहाँ पे अब मैं गाइस फैट एरो फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ
एंड नाउ गाइस यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीवियस लिख रहा हूँ, हालांकि आप कुछ भी लिख सकते थे। एंड देन मैं यहाँ पे चलता हूँ रिटर्न कर्ली ब्रेसेस बिकॉज एक ऑब्जेक्ट है, एंड देन डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कि अब मैं उसको क्लोन कर रहा हूँ। एंड सिंपल मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि मेरा ये जितने भी डेटा है वो सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल गया है। एंड मुझे अब उसको कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा ये जो नेम वेरिएबल जो मैंने जस्ट क्रिएट किया, मैं अब डायनेमिक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेम का वैल्यू वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू माई वैल्यू जो मुझे मिल रही। तो बेसिकली इसका मतलब ये कि कल के दिन सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 वैल्यू है। अगर मैं सिर्फ पासवर्ड को चेंज कर रहा हूँ तो बाकी जो वेरिएबल है वो अपने जगह एज इट इज़ है, एंड उसका जो प्रीवियस जो फॉर्म था उसको मैं मेंटेन रख रहा हूँ। तो ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये आपका जो प्रीवियस स्टेट है उसको एकदम मेंटेन रखता है, एंड साथ ही साथ जो करंट डेटा जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ उसी को ही ये रिफ्लेक्ट करता है, एंड बाकी को एज इट इज़ रखता है। अब मैं बाकी के साथ कुछ भी खेल सकता हूँ, लाइक थापा लिख दिया, वहाँ पे थापा आ चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं vinod@thapa.com लिख दिया, वहाँ पे देखिए, एंड 1 2 3, ये देखो सब अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। अगर ये प्रीवियसली मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया होता तो अब इससे क्या होगा कि जो मेरा प्रीवियस स्टेट था, ठीक है, मतलब ये टोटल तो यहाँ पे तो 4 डेटा है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही को ही चेंज करने की बात कर रहा हूँ सेट फॉर्म डेटा के अंदर। एंड सेट फॉर्म डेटा में जो भी हम चेंज करेंगे वो मेरा फॉर्म डेटा का अपडेटेड डेटा होगा। तो यहाँ पे तो टोटल 4 वैल्यूज़ है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक डेटा चेंज कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ, देखो क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे यहाँ पे 4 डेटा दिख रहा था, सबसे पहले मैंने पासवर्ड चेंज की थी, ध्यान से देखना। अब मैं जैसे पासवर्ड पे कुछ भी करता हूँ, ये देखो मेरे बाकी के 3 डेटा हट गए वहाँ से। अब मेरा स्टेट वेरिएबल में सिर्फ एक ही फील्ड है, दैट इज पासवर्ड, ये बाकी के 3 कहाँ गए। सो दैट्स वाई गाइस ये जो प्रीवियस स्टेट है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर इसको मेंटेन रखना जरूरी है। एंड अब बस वो डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, बहुत ईजी है, देखो फॉर्म डेटा डॉट यूज़र नेम करते ही मुझे सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सो एकदम बॉटम पे मैं चलूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ किया जो कि ECMAScript 2015 का एक पार्ट है। माई नेम इज़ $curly फॉर्म डेटा आपको लिखना है, डॉट आपको वो जो यूज़र नेम ऐड कर देना है। एंड यहाँ पे सेम इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे चल के पेस्ट फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, दिस इज इट। एंड अब देखो गाइस मुझे स्टार्टिंग में अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे चलता हूँ विनोद, एंड ईमेल पे मैं लिखता हूँ thapa@gmail.com, कुछ भी हो मुझे वो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कितनी इजीली मैंने मेरा जो इनपुट फील्ड है, जो मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको मैंने क्रिएट कर लिया। दिस इज इट गाइस। तो हमारा यूज स्टेट इतना ही था, एंड आई रियली होप आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा सेकंड हुक देखेंगे, एंड दैट इज योर यूज इफेक्ट हुक। सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव अ ऑफिशियल वेबसाइट React.js का, जहाँ पे यूज इफेक्ट हुक के बारे में बताया गया है। एंड सिंपली इतना बताया गया है कि ये जो यूज इफेक्ट हुक है इट लेट्स यू परफॉर्म दिस साइड इफेक्ट्स इन द फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट में अगर आपको साइड इफेक्ट्स को परफॉर्म करना है, एंड साइड इफेक्ट का मतलब कोई भी इफेक्ट्स आप कह सकते हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। एंड अगर फॉर मोर एग्जांपल आपको चाहिए जहाँ पे हम बता सके कि क्या हो सकता है ये साइड इफेक्ट्स, तो देखिए बहुत क्लियरली इन्होंने बताया डेटा फैचिंग, API के थ्रू डेटा को फैच करना, सेटिंग ऑफ अ सब्सक्रिप्शन या मैन्युअली चेंजिंग द डोम इन रिएक्ट कंपोनेंट्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। एंड ये जो साइड इफेक्ट्स है सिर्फ हम इसको साइड इफेक्ट ना बोल के एक सिंपल इफेक्ट्स भी आप कह सकते हो। तो जब भी आपको कोई इफेक्ट चाहिए हो आपके एप्लीकेशन में, गो विथ यूज इफेक्ट हुक। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो यूज इफेक्ट हुक है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में हम जो लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ करते थे उसको ओवरकम करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए वी हैव अ यूज इफेक्ट हुक। चाहे वो आपका कंपोनेंट डिड माउंट हो, कंपोनेंट डिड अपडेट हो, या कंपोनेंट विल अनमाउंट हो, इन सब का कॉम्बिनेशन आपका सिर्फ और सिर्फ एक यूज इफेक्ट है, दैट्स इट, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, चलो इतना तो आपको पता चल गया। हमें साइड इफेक्ट परफॉर्म करना हो तो गो विथ यूज इफेक्ट हुक, React.js हमें बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ी देर पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे इस तरीके से यूज इफेक्ट की मदद से मैंने यूज स्टेट हुक की मदद से आपको ये मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाया। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, ये डेटा को तो हम इंक्रीमेंट कर रहे, लेकिन कल के दिन अगर आपको याद होगा इस व्हाट्सएप में जब नोटिफिकेशन आता है, या अगर आपको ट्विटर में नोटिफिकेशन आता है, या डिस्कॉर्ड में आता है, चाहे जहाँ पे भी आता हो, वेबसाइट में भी आता हो, टॉप पे आपको इस तरीके से 1 नोटिफिकेशन 2 हाईलाइट दिखता है। तो आपने नोटिस किया कि टॉप पे मुझे 4 दिख रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पे टाइटल मुझे 4 दिख रहा है। द मोमेंट क्लिक करता हूँ 5 6 7,
यहाँ पे माइनस करता हूँ, ये देखो। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जब आप इसका डेटा चेंज कर रहे हो, साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट ही तो हुआ कि आप एक और इफेक्ट कैसे ऐड कर रहे हो कि टाइटल पे वैल्यू चेंज हो रहा है। इट्स लाइक अ नोटिफिकेशन, जब मैसेज आ गया तो टॉप ऑफ पॉप पे अपडेट होता रहता है ना। तो इस तरीके का जो साइड इफेक्ट या सिंपल कोई भी इफेक्ट्स आपको चाहिए जब आप किसी अदर ऑपरेशन के साथ परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका यूज इफेक्ट काम आता है। एंड इट्स सुपर डुपर ईजी। अब हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं वो देख लीजिए। तो गाइस, कोड पे चलने से पहले अगेन मैंने जो मेरा यूज इफेक्ट हुक है, तो आप देख सकते हो मेरा जो यूज इफेक्ट फोल्डर है उसके अंदर जो यूज इफेक्ट डॉट जेएसएक्स फाइल है उस पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोर्स कोड ऑलरेडी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऑलरेडी हमें देख चुके, बहुत ज़्यादा सिंपल है। नाउ ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये एक फंक्शनल वे है करने का, इंक्रीमेंट वाला। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जब हम यूज रिड्यूसर हुक देखेंगे तो ये आपको तब और बेटर समझेगा, हालांकि ये थोड़ा अलग तरीका है, ठीक है। अभी इससे हमें इतना लेना देना नहीं है, अभी इतना मैं एज इट इज़ रखता हूँ। अगर यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो टॉप पे मुझे रिएक्ट हुक्स दिख रहा है। एंड जब अब मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ या डिक्रीमेंट करूँ, वहाँ पे कुछ अपडेट नहीं हो रहा है। वो डेटा को अपडेट कराना है, बेसिकली वैल्यू वहाँ पे शो करानी। तो कैसे होगा देखो। एंड हाँ, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़, चाहे वो आपका यूज स्टेट हुक हो या चाहे वो आपका यूज इफेक्ट हुक हो, जब भी इनकी वैल्यू होती है चेंज, हमारे वो कंप्लीट ये जो कंपोनेंट है उसको वो री रेंडर कर देता है, वापस उसको वो चला देता है, ठीक है। आगे और अच्छे से समझेगा, लेकिन इतना आपको याद रखना है। मैं जूम कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट का सिंटेक्स देख लीजिए, सिंपल। तो गाइस आप देख सकते हो हम प्रेजेंटेशन मोड पे आ चुके हैं। एंड ये जो हमारा यूज इफेक्ट है, इट एक्सेप्ट टू पैरामीटर, जिसमें से सबसे पहला आपका एक कॉल बैक फंक्शन है। एंड इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम हमारा साइड इफेक्ट वाला जो कोड है वो लिखेंगे। एंड सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, हम उसको बोलते हैं एरे डिपेंडेंसी। एंड ये एक ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले चलो अब हम इसको देख लेते हैं। एंड जब ये जो एरे डिपेंडेंसी क्या है, एंड ये कॉल बैक फंक्शन क्या है, एंड ये साइड इफेक्ट कोड क्या होता है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, तो आप देख सकते हो वापस मैं अपने कोड पे आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ सही है, मुझे खाली यूज इफेक्ट हुक लिखना है। सो मैं यूज इफेक्ट पे चलता हूँ। अगेन हमने देखा कि ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है। सो मैंने कॉल बैक फंक्शन मेंशन कर दी। एंड वो जो एरे डिपेंडेंसी था वो ऑप्शनल था, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे अभी कुछ नहीं रखा है। सो गाइस, मुझे बस अब ये करना है कि मेरा ये जो मेन आप देख सकते हो, मेरा ये जो मेन टाइटल बार है, टाइटल जो है डॉक्यूमेंट या विंडो का, मुझे इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। एंड जावास्क्रिप्ट, अब अगेन ये तो जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है, ठीक है। तो बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको गाइस सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, एंड दैट विल बी इक्वल टू गाइस, अब आप देख सकते हो वो जो काउंट है जिसको यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ H1 में, वो मेरा काउंट वेरिएबल है, दैट इज स्टेट वेरिएबल। एंड दिस इज इट, सिर्फ इतना मैं करूँगा। एंड यहाँ पे मैं चलूँगा, देखो अभी 0 है। द मोमेंट मैं 1 पे प्रेस करता हूँ 1, एंड ये देखिए गाइस, ये कितना ज़्यादा औसम है कि मैं यहाँ पे अब जो भी लिख रहा हूँ ऑटोमेटिक मुझे वो यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है, जब गाइस आप हमारा ये जो सेट काउंट पे जब भी हम इस वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं बटन के क्लिक करने पे, तो होता ये है कि गाइस हमारा ये जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है, वापस से रन होता है। एंड जब ये री रेंडर होगा, सबसे पहले आपका ये जो यूज इफेक्ट है वो एक फंक्शन है, राइट, वो रन होता ही होता है। डेट्स वाई गाइस, यहाँ पे अगर आप कुछ भी यहाँ पे बेसिकली एक एरे डिपेंडेंसी जो थोड़ी देर पहले देखा था वो ना भी लिखो, तो ये जो फंक्शन है यूज इफेक्ट हुक है, ये रन होगा ही होगा ऑन ईच रेंडर। ये आपको ध्यान में रखना है। होता है ना समटाइम्स एपीआई का कॉल, जब आप एपीआई को कॉल करते हो तो जब भी कोई वो स्क्रीन को ओपन करे या आपका वेबसाइट को ओपन करे तो वो डेटा वहाँ पे दिख जाना चाहिए। लाइक कोरोना का केस, जब भी कोई विजिट करे तो पूरा केस वहाँ पे दिख जाना चाहिए एपीआई का डेटा, तो वहाँ पे आप यूज इफेक्ट यूज़ करोगे, सिंपल, ठीक है। और राइट, अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, अब वो जो एरे डिपेंडेंसी था वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो वापस प्रेजेंटेशन मोड पे, तो जब हम यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं एंड हमारा जो सेकेंड आर्गूमेंट होता है, ठीक है, उसमें हम 3 तरीके से डेटा को पास कर सकते हैं या लिख सकते हैं, बिकॉज वो तो ऑप्शनल था। सबसे पहले आता है नो डिपेंडेंसी पास्ट, जिसमें सिंपल हम एक यूज इफेक्ट लिखते हैं, कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हैं, एंड ये हमेशा हर एक रेंडर पे वो रन करेगा, एंड दैट्स इट। एंड फिलहाल अभी हमारे केस में वही हो रहा है, हमने जो अभी यूज़ किया है उसको हम बोलते हैं नो डिपेंडेंसी पास्ट। कुछ हो ना हो, जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी हमारा यूज इफेक्ट रन होगा, क्योंकि वो मेरे कंप्लीट कंपोनेंट को री रेंडर करता है जब भी हमारा ये जो सेट काउंट की वैल्यू को हम अपडेट करते हैं, तो डेट्स वाई ये रन हो रहा है। लेकिन अब अगर हम सेकेंड वाला देखेंगे, एन एम्प्टी एरे, एंड इस एम्प्टी एरे में आप देख सकते हो यूज इफेक्ट एकदम परफेक्ट है,
कॉल बैक फंक्शन हमने रख दिया है रन्स ओनली ऑन फर्स्ट रेंडर, क्योंकि अब वहाँ पे मैंने एरे डिपेंडेंसी पास कर दी है एंड दैट इज़ वन एम्प्टी एरे। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये आपको वहाँ पे अपडेट होते हुए दिखाई दे रहा था वैल्यू, खाली एक एम्प्टी स्क्वायर बॉक्स रख देना है बिकॉज एरे है, वो ऑब्जेक्ट होता तो कर्ली ब्रेसेस होता था। तो सिर्फ ये अगर आप ऐड कर दे तो इसका मतलब कि अब आपका ये जो यूज इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम जब पेज होगा लोड तभी चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही बार चलेगा ये। एंड ये परफेक्ट है जब आप एपीआई को कॉल करते हो उसके लिए, सिर्फ अब आपको एपीआई एक ही बार कॉल करना है, बार बार कॉल नहीं करना है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखो, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। फिलहाल करंट वैल्यू 0 होगा, लेकिन उसके बाद अब जब जब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस अब सिर्फ एक बार ये चलेगा, डेट्स इट। एपीआई के लिए परफेक्ट है ये। नाउ अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, थर्ड देख लेते हैं, प्रॉप्स और स्टेट वैल्यूज हम उसमें पास कर सकते हैं। अगेन यूज इफेक्ट कॉल बैक फंक्शन रन्स ऑन द फर्स्ट रेंडर, जब फर्स्ट टाइम हम कंपोनेंट को लोड करेंगे तब वो चलेगा, ऑब्वियसली वो चलने वाला है। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, थर्ड वाले में डिफरेंस ये है कि अब वो जो एरे डिपेंडेंसी था, ये एम्प्टी एरे था, उसमें अब हम कुछ ऐसा स्टेट वेरिएबल या प्रॉप्स पास कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि अगर जब भी ये जो प्रॉप्स है या जो मेरा स्टेट है अगर वो अपनी वैल्यू करता है चेंज, तो आप भी इस यूज इफेक्ट को वापस रन करो, डेट्स इट। पहली बार में वो जब जब रेंडर होगा चलता जाएगा, दूसरे में सिर्फ एक ही बार जब पेज लोड होगा, एंड तीसरे में सिर्फ और सिर्फ जब ये प्रॉप्स की वैल्यू या स्टेट की वैल्यू होगी चेंज तो ही चलेगा। एंड बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट टाइम एक बार चलने वाला है। दिस इज जीटी 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे गाइस हमें एक चीज़ कंफर्म है कि हमारा ये जो काउंट की वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। जब जब मैं बटन की वैल्यू, अब बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा ये काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि जब जब मेरा सिर्फ और सिर्फ काउंट की वैल्यू चेंज हो तो ही आप यूज इफेक्ट को कॉल करना, एंड डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है उस पर वो जो वैल्यू डिस्प्ले करा देना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार रिफ्रेश, तो ये देखो गाइस वापस बैक टू नॉर्मल हम आ गए, कितनी इजीली है। एंड ये एकदम सेफेस्ट ऑप्शन है। स्टार्टिंग में जो किया था वो भी हमने सेम इस तरीके से किया था तो भी मुझे डेटा मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि गाइस अगर कल के दिन यहाँ पे आपने एक और यूज स्टेट जो है उसको यूज़ की एंड वापस उसकी वैल्यू चेंज कर दोगे तो उस समय भी ये रन करेगा। अब तब तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये जो है आपके हर एक रन पे रन करता है। लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ काउंट की वैल्यू अपडेट होने पे वो चेंज होते रहना चाहिए। सो आपको काउंट इस तरीके से लिख देना है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू यूज़ द यूज इफेक्ट हुक। दिस इज इट गाइस। तो यूज इफेक्ट का ये जो पहला जो था गाइस, ये आई होप आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, यूज इफेक्ट में वी हैव अ क्लीन अप फंक्शन ऑल्सो। तो वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि अगेन यूज इफेक्ट के अंदर मेरा जो सेकंड एग्जांपल होने वाला है क्लियर अप फंक्शन, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, एंड देन ऐप डॉट जेएसएस में मैंने उसको इंपोर्ट करके रिटर्न करा दिया है। तो अब अगर मैं अपनी स्क्रीन पे चलूँगा तो मुझे मेरा जो क्लियर अप फंक्शन है उसका जो आउटपुट है वो दिखने वाला है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे दिस साइज ऑफ द विंडो इज़ 2048, इसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे ये ओरिजिनल 100% ही है। तो अब ये क्या चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, अब कल के दिन सपोज ये देखो गाइस वैल्यू चेंज हो गया। जब जब मैं अपना ये जो मेरा विंडो है, ठीक है, जब जब मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो उसके बेस पे मेरा जो ये विंडो की जो विड्थ है, मेरा ये जो डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन है उसकी जो विड्थ है वो अपडेट हो रहा है। मुझे ये पता चल रहा है कि जब जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ इसका एग्जैक्ट विड्थ कितना है, ये देखिए। तो गाइस ये है ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। एंड अब आप सोच रहे होंगे फाइनली कुछ तो ऐसा एग्जाम्पल है, इट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा होगा राइट ये। एंड बिलीव मी गाइस ये बहुत ज़्यादा सिंपल है इन रियलिटी। ऑल गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने कोड पे आ चुका हूँ, एंड वंस अगेन मेरा जो JSX पार्ट है एंड देन मेरा जो स्टाइल कंपोनेंट का पार्ट है ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बिकॉज सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसी बात पे वंस अगेन अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ई कॉमर्स वेबसाइट आने वाला है एंड आप उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है गाइस। आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, 1 सेकंड का काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करता है और हमें 5 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट भी करना है। तो देख लीजिए अभी हमारे स्क्रीन पे सिर्फ ये चीज़ दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द साइज ऑफ द विंडो इज़ 0। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उसको स्लाइड कर रहा था एंड रिसाइज कर रहा था एंड डेटा अपडेट हो रही थी, तो वो कैसे हुआ होगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ चाहिए। ये जो 0 वाली जो वैल्यू है वो अपना डेटा चेंज कर रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है इसकी, राइट। ये ध्यान में रखो, स्टेट चेंज हो रहा है। तो जब भी बात आती है स्टेट चेंज होना या वैल्यू चेंज होना, सबसे पहले आपको यूज स्टेट को इंपोर्ट कीजिए एंड डायरेक्टली एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए, स्टेट वेरिएबल। सो कॉन्स्ट काउंट, ठीक है,
कॉमा सेट में यहाँ पे चलता हूँ एंड स्पेलिंग दोनों का सेम होना चाहिए, विड्थ काउंट परफेक्ट विल बी इक्वल टू आपको यूज स्टेट लिख देना है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ यूज स्टेट एंड दिस इज इट। फिलहाल यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ एंड ये जो विड्थ काउंट है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। इतना लिखने मात्र से अगर आप देखोगे 0 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूंगा, बूम गाइस सी ये मेरा 50 हो गया, राइट, परफेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ये 0 या 50 नहीं चाहिए, मैं चाहूँगा कि चाहे ये अगर आप अपने पीसी पे रन करोगे तो आपके पीसी या आपके लैपटॉप का जो एक्चुअल स्क्रीन की जो विड्थ है वो आपको दिखाई दे, राइट। एंड वो कैसे पॉसिबल होगा, ऑब्वियसली वी हैव अ जावास्क्रिप्ट, सो वी हैव वन मेथड इनसाइड द विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ग्लोबल हो गया विंडो और डॉट स्क्रीन डॉट आई थिंक विड्थ, जी हाँ गाइस विड्थ है, कंट्रोल सेव कर दो एंड बूम गाइस। नाउ ये जो पर्टिकुलर आपको विड्थ दिखाई दे रहा है, आप अपने पीसी में ऐड करोगे तो आपको 2048 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैं 24 इंच मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। मे बी आप लैपटॉप यूज़ करो 16 इंच वाला या 14 इंची वाला या 21 इंची का मॉनिटर, तो उसके बेस पे आपको आपका वेट बताएगा। अब मुझे ये चाहिए कि जब जब मैं अपना ये जो इंस्पेक्ट पैनल जो है, जब जब इसको मैं रिसाइज करूँ उसके बेस पे इसकी वैल्यू अपडेट हो, और मुझे ये पता है कि मेरा यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की मेरी विड्थ कितनी है, राइट। जब आप स्क्रीन को कर रहे हो विड्थ आई मीन रिसाइज, उसके बेस पे वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये साइड इफेक्ट है, राइट। यहाँ पे आपका यूज इफेक्ट आ गया, कैसे देखो, सबसे पहले यूज इफेक्ट को आप सिंपली इंपोर्ट कीजिए मैं, एंड यहाँ पे मैंने एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दी इस तरीके से, दिस इज इट। एंड मैं यहाँ पे चल के देखो गाइस, मुझे क्या करना है, एक इवेंट फायर करना होगा। मतलब इसको जब जब मैं रिसाइज कर रहा हूँ वो मैं एज इट इज़ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये कि मुझे एक इवेंट चाहिए। एंड जावास्क्रिप्ट में अगर आपको इवेंट लगता है तो गाइस हम क्या करेंगे, वापस विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऑलरेडी गाइस जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला आपका गाइस पैरामीटर बेसिकली आर्गुमेंट कह लीजिए, वो आपका इवेंट का नाम, क्या क्लिक चाहिए आपको, क्या रिसाइज करना है, ऑब्वियसली हमें करना है रिसाइज, ठीक है। एंड दिस इज इट, ये मुझे रिसाइज करना है। एंड जब हम इसको करेंगे रिसाइज, तब क्या गाइस, मुझे स्क्रीन की जो विड्थ है उसको चेंज करना है। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है स्पेलिंग, एंड परफेक्ट, दिस इज इट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये जो यूज इफेक्ट है, अगर आप यहाँ पे एरे डिपेंडेंसी पास नहीं करते हो तो ये हर एक बार चलेगा। अब जब जब हम थोड़ा सा भी रिसाइज कर देंगे ये कॉल हो जाएगा, डेट्स इट, ठीक है। तो मैं ऊपर चलता हूँ रिसाइज फंक्शन के अंदर, सो कॉन्स्ट ये जो मेरा सॉरी रिसाइज नहीं, ये मेरा फंक्शन का नाम है, इसको मैं चल रहा हूँ इस तरीके से, सिंपल देखो बहुत ज़्यादा ईजी है। मेरा ये जो सेट विड्थ काउंट है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। इसके अंदर मैं चलूँगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा जहाँ पे मेरा जो ये विंडो है, विंडो डॉट इनर विड्थ करके वी हैव अ प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज इट। इतना कंट्रोल एस सेव करो, सिर्फ इतना करने मात्र से जब जब मैं रिसाइज करूँगा यूज इफेक्ट क्या करेगा, रन होगा, रेंडर होगा, वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। एंड ये फंक्शन कॉल होगा तो सेट विड्थ काउंट जो है उसमें मैं वो करंट जो मेरी विड्थ है उसको मैं पुट कर दे रहा हूँ उसकी वैल्यू, तो वो मेरे विड्थ काउंट में ऐड कर देगा। एंड विड्थ काउंट में यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो मुझे वो दिखाई देगा इस तरीके से। सो इट्स द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ योर यूज स्टेट एंड देन यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, देयर इज़ नो मोर एरर। अब जब जब मैं इसको करूँगा इस तरीके से रिफ्रेश एंड बूम गाइस, ये देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट होती जा रही है, देखिए कैसा लगा आपको। सो गाइस कैसा लगा, ये था ना बहुत ज़्यादा ऑसम। सो देयर इज़ वन प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम ये है कि गाइस जब जब आप इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपका ये जितना भी आपने परफॉर्म किया ये जो फंक्शन है उसका प्रीवियस डेटा वहाँ पे स्टोर होता जा रहा है, राइट। प्रीवियस डेटा स्टोर होते जा रहा है एंड वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये जो ऑपरेशन है मैं चाहूँगा कि द मोमेंट मेरा जो लेटेस्ट अपडेट है ये वाला, डेट्स इट, इससे पहले मैंने जितना भी रिमूव सिमूव किया होगा सारा मेरा डेटा जो है उसको डिलीट कर दो, सिर्फ ये जो करंट पोजीशन है वो डेटा मुझे चाहिए। तो बेसिकली इवेंट लिसनर में अगर मैं रिसाइज पे चलता हूँ, बूम गाइस सी ये देखिए, आप देख सकते हो सिर्फ एक फंक्शन के लिए इतना ज़्यादा टाइम ये जो मेरा विंडो का ये जो रिसाइज वाला जो प्रॉपर्टी वो कॉल है देखो और लंबा हो गया, ये देखो ये चलते ही जा रहा है। तो मैं चाहूँगा गाइस जब जब मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना रिसाइज वाला, ये सारे के सारे मेरे प्रीवियस डेटा हो जाए डिलीट, सिर्फ करंट डेटा का जो फंक्शन का जो डेटा वो रहे यहाँ पे, ये फालतू का ये एक्स्ट्रा वाला डेटा मुझे नहीं चाहिए, राइट। इसको मुझे डिलीट करना है मेरे कैसे से, स्टोरेज मुझे फालतू का नहीं बढ़ाना है, तो वहाँ पे आपको क्लीन अप फंक्शन बहुत काम आएगा। सो गाइस देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यू नीड टू राइट रिटर्न, अगेन आपको फैट एरो फंक्शन यूज़ करना है एंड ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा इजीली है। अब क्या करना होगा आपको, विंडो डॉट वी हैव अ रिमूव इवेंट लिसनर,
यहाँ पे आपको चलना है कौन सा इवेंट, रिसाइज, एंड कौन सा फंक्शन उसमें, यही सेम करेंट वाला। एंड देखो दिस इज इट, इतना किया ना। अब आप ध्यान से देखना, पहले इतना सारा मेरा प्रीवियस जो स्टेट था उसको भी वो मेंटेन रख रहा था, अब नहीं करेगा। रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो वी हैव अ रिसाइज। अब चाहे मैं जितना जो भी कर लूँ, एंड बूम गाइस सी वी हैव ओनली वन, जो मेरा लेटेस्ट विंडो जब मैं रिसाइज किया उसका जो लेटेस्ट डेटा है सिर्फ वही यहाँ पे स्टोर्ड है। ये देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे रिसाइज में कितना सारा मेरा प्रीवियस स्टेट था, बट नाउ अब वो नहीं है। तो कैसे एक ऑसम एग्जांपल है, लाइक जब हम खाना खाते हैं एक प्लेट में, एंड लेट्स से कि आपने उसमें कुछ छोड़ दिया, राइट, कुछ बच गया, तो कैसे आप उसको साफ करोगे कि नहीं? ऑब्वियसली करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि दिन में खाना खाया, रात को वापस उसी प्लेट में गंदगी, उसी में वापस नया खाना डाल के आप खा रहे हो, वो तो गलत है। तो यहाँ पे क्यों वैसा करो कि आपने एक बार आपको डेटा मिल गया तो प्रीवियस डेटा हम क्यों कर रहे हैं भाई, साफ कर दो उसको। तो ये सेम वही है क्लीन अप फंक्शन। सो दिस इज इट गाइस। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे थर्ड हुक पे आ चुके हैं, एंड दैट इज योर यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। दिस टाइम मैंने W3 स्कूल को चुना है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल इन्होंने दिया है, एंड दैट इज कि रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट इज अ वे टू मैनेज स्टेट ग्लोबली। हम जो स्टेट मैनेजमेंट कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक, राइट। लेकिन नाउ अगर आपको अपना जो स्टेट उसको एकदम ग्लोबली मैनेज करना रहा तो आप कैसे करोगे? तो गाइस वहाँ पे आपका काम आता है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। तो गाइस इसको मैं डायरेक्टली आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, एंड देन हम ये देखते हैं कि हमें रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों यूज़ करना चाहिए, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेज यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। दैट्स इट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट्स से कि कल के दिन मेरे पास एक, पहले मैं आपको एक फ्लो दिखाता हूँ ट्री का। वी हैव अ ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, मेन ऐप कंपोनेंट आप इसको समझिए, एंड इसके अंदर हमारे पास कुछ चिल्ड्रन है, जैसे पेरेंट हो गया। एंड इस पेरेंट को अगर आप देखोगे, हर एक जो एक इंडिविजुअल पेरेंट है, मेरा मतलब ये भी एक पेरेंट है, ये भी है, एंड देन ये भी है, उसके अंदर अपना खुद का चाइल्ड है, एंड वो जो एक पर्टिकुलर चाइल्ड है उसका अपना खुद का और ग्रैंड चाइल्ड भी है, ठीक है। सो वी हैव अ ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चाइल्ड, एंड देन ग्रैंड चाइल्ड, एंड ये ग्रैंड चाइल्ड 2 है। अब लेट्स से कि गाइस कल के दिन एक डेटा मेरे ग्रैंड पेरेंट के पास रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से एक डेटा है जो ग्रैंड पेरेंट के पास रखा हुआ है, एंड वो जो डेटा है वो मेरे इस ग्रैंड चाइल्ड 2 को, या ये वाला जो ग्रैंड चाइल्ड है उसको चाहिए। तो गाइस आप मुझे बताओ कि ग्रैंड पेरेंट का जो डेटा है अगर ग्रैंड चाइल्ड तक मुझे पास करना है या उसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली हमारे पास कोई तरीका नहीं है, वी नीड टू यूज़ द प्रॉप्स, राइट। एंड प्रॉप्स ऑलरेडी हमने देख चुका है, लाइक मेरे रिएक्ट वाले प्लेलिस्ट पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस देखो क्या होगा, तब मुझे मेरा जो डेटा है पहले वो पेरेंट को भेजना पड़ेगा, देन पेरेंट भेजेगा इन दोनों को, हालांकि जिसको चाहिए किसी, या तो इसको बेसिकली अभी आप समझ लीजिए, वो इसने चाइल्ड को भेजा, एंड देन चाइल्ड भेजेगा मेरे ग्रैंड चाइल्ड 2 को। सो एक डेटा था जो ग्रैंड पेरेंट का था, किसको चाहिए था? ग्रैंड चाइल्ड 2 को। तो उसको पाने के लिए हमें फालतू में वो डेटा पहले पेरेंट को पास करना पड़ा, देन पेरेंट से चाइल्ड को पास करना पड़ा। तो फालतू में ये जो पेरेंट को एंड देन चाइल्ड को हम जो डेटा पास कर रहे हैं ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड ये जो प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। ये एक टर्म है, इसको आपको याद रखना, डेट इज प्रॉप्स ड्रिलिंग। एंड इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट हुक है या यूज कॉन्टेक्स्ट है, अब इसमें क्या होगा देखो गाइस, सेम है, सब कुछ हमारा स्ट्रक्चर एकदम सेम है। अगेन दिस टाइम भी वही है कि मुझे मेरा जो ग्रैंड पेरेंट के अंदर जो मेरा डेटा है वो मेरे ग्रैंड चाइल्ड 2 को चाहिए, लेकिन दिस टाइम मैं ये चाहूँगा कि पेरेंट या चाइल्ड या इवन इसको किसी को हम डिस्टर्ब ना करूँ, मैं शांति से ग्रैंड पेरेंट से मांग लूँ, एंड मुझे मेरा मिल जाए, काम हो जाए, डेटा मिल जाए। तो गाइस अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा दैट इज कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है। रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट का काम है टू मैनेज द स्टेट ग्लोबली। तो लेट्स से गाइस क्यों ना हमारे पास एक ग्लोबल स्टोर हो, लाइक अमेजोन का एक वेयर हाउस की तरह, एंड जिसको भी वहाँ से डेटा चाहिए हम सिंपली डिलीवरी बॉय को गेट करके या उसके थ्रू हम प्रोडक्ट को गेट कर सके या डेटा को गेट कर सके। तो ये जो स्टोर होगा, ठीक है, क्यों ना हम इसका एक्सेस जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट जो एकदम रूट है हमारा, लाइक app.js फाइल, उसको दे दे। एंड नाउ गाइस हमारे जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है इसके अंदर वी हैव अ प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर। सो प्रोवाइडर का काम है डेटा को प्रोवाइड करना, कंज्यूमर का काम है डेटा को गेट करना। तो वंस हमने इस तरीके से जब रैप कर दिया हमारे ऐप जो उसको एक्सेस दे दी प्रोवाइडर का, तो अब होगा ये कि हमारे जितने भी, चाहे वो ग्रैंड चाइल्ड 2 हो, चाहे वो ये वाला चाइल्ड हो, चाहे इस वाले कंपोनेंट नोड ट्री का ये जो चाइल्ड हो, तो गाइस सपोज अब ग्रैंड चाइल्ड 2 को डेटा चाहिए होगा तो वो डायरेक्टली स्टोर से डेटा ले लेगा बिना पेरेंट या चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड या हमारा जो ग्रैंड चाइल्ड बोल रहा हमारे ऐप को डिस्टर्ब करे बिना।
लेट्स से इसको डेटा चाहिए, ये वाला जो पर्टिकुलर है, तो वो भी गाइस डायरेक्टली स्टोर से ले लेगा। लेट्स से पेरेंट को डेटा चाहिए, तो गाइस वो भी डायरेक्टली हमारा जो पेरेंट है वो डायरेक्टली यहाँ से डेटा लेगा। तो अब इसका मतलब ये कि हम हमारा जो डेटा है उसको ग्लोबली मैनेज करेंगे, उसका एक्सेस हमारा जो मेन रूट फोल्डर होगा, रूट फाइल होगा, उसको प्रोवाइड कर देंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर हम डेटा को कंज्यूम कर सकेंगे। तो ये सुनने में बहुत ऑसम लग रहा है, एंड ये है भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम। सो गाइस वो जो थोड़ी देर पहले प्रॉप ड्रिलिंग का जो प्रॉब्लम था, हम इस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। तो गाइस आई होप थ्योरी आपको पता चल गया। तो अब हम इसको रियल लाइफ में देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं हमारा जो ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई है उसमें आ चुका हूँ, एंड देन वी हैव अ यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी वहाँ पे पहुँचने से पहले जो प्रॉप ड्रिलिंग का प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया था, कैसे आप एक कंपोनेंट के अंदर अगर हम दूसरे कंपोनेंट को कॉल करते हैं, एंड देन उसके अंदर एक और कंपोनेंट को कॉल करते हैं, तो डेटा पास करने में कितना प्रॉब्लम आ रहा था, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। सो फॉर दैट वी हैव दिस ऐप डॉट जेस फाइल, देन वी हैव दिस पेरेंट का फाइल, एंड गाइस आप मेरा चाइल्ड वाला फाइल देख सकते हो। तो बेसिकली ऐप के अंदर मैं पेरेंट को कॉल कर रहा हूँ, पेरेंट के अंदर मैं चाइल्ड को कॉल कर रहा हूँ, चाइल्ड के अंदर एज इट इज़ है, एंड मुझे वो डेटा चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पेरेंट के अंदर मैं जल्दी से एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो कॉन्स्ट वी हैव यूज़र डेटा, कुछ भी आप लिख सकते हो, यूज़र डेटा। ठीक है, विल बी इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे वी हैव नेम, एंड उसकी जो एज है गाइस उसको मैं 28 या अब बेसिकली 28, जी हाँ, इस तरीके से मैं पास कर दे रहा हूँ। तो मेरा ये जो यूज़र डेटा है गाइस वो मुझे यहाँ पे पास करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र, एंड इस तरीके से मैंने इसको पास कर दिया। आई मीन दे आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू आप पास कर सकते हो। तो ऐप के पास ये जो यूज़र डेटा का जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे चाइल्ड में चाहिए, लेकिन उसके बीच में हमारे पास पेरेंट आ रहा है। तो यही एक प्रॉप ड्रिलिंग है कि पहले हमें डेटा पेरेंट को पास करना पड़ेगा, एंड देन पेरेंट से हमें उस डेटा को चाइल्ड में पास करना पड़ेगा। तो मैंने पेरेंट को कॉल की, एज अ प्रॉप्स मैंने यूज़र डेटा पास कर दी। पेरेंट में अगर आप देखते हो तो गाइस उसको मैंने डिस्ट्रक्चरिंग करके ऑल द वे, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉप्स लिख के इस तरीके से भी डिस्ट्रक्चर कर सकते थे, एंड देन उसको भी फर्दर मैंने डिस्ट्रक्चर किया नेम एंड देन एज में, एंड देन माय नेम इज़ जो भी है मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है। फिर मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल किया, एंड चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर थोड़ी देर पहले जो जिस तरीके से मैंने, आप देख सकते हो सेम डेटा को आप मल्टीपल तरीके से पास कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे सिंपल यूज़र के अंदर यूज़र पास कर दी, बट दिस टाइम पेरेंट के अंदर देखो ना, मैंने कोई प्रॉप्स नहीं, एज अ डायरेक्ट इसके अंदर इस तरीके से इसको पास कर दी विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। तो बेसिकली ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे क्लोन कर रहा हूँ, एंड मैंने डेटा पास कर दी एज अ प्रॉप्स। ठीक है, तो चाइल्ड के अंदर उसको मैंने इस तरीके से गेट की यूज़र लिख के, एंड देन मैंने अगेन उसको डिस्ट्रक्चर किया ताकि वो जो नेम एंड देन एज उसको मैं गेट कर सकूँ, एंड देन मैंने फाइनली यहाँ पे भी उसको दिखा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने कोड पे, तो आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट वाला डेटा आपको दिख रहा है विनोद एंड देन 28, वो मेरा पेरेंट कंपोनेंट का डेटा है, एंड चाइल्ड वाले में माय नेम इज़ विनोद एंड 28 इस तरीके से मुझे मिल रहा है। सिंपल है। सो चाइल्ड को चाहिए था डेटा, लेकिन फालतू में पेरेंट पीस गया, एंड पेरेंट को भी मुझे वो सारा डेटा पास करना पड़ा। तो क्या हो, कुछ ऐसा डेटा है जिसके थ्रू मुझे बिना पेरेंट या चाइल्ड या ऐप के बीच में लेट से 10 और कंपोनेंट है, एंड देन चाइल्ड आ रहा था, तो मुझे 10 के 10 को ये डेटा पास करना पड़ता चाइल्ड तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ ऐसा तरीका है जिससे मैं सिर्फ चाइल्ड में ही उस ये जो डेटा है इसको कॉल करूँ और मुझे मिल जाए। तो मैंने अभी आपको बताया वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, एक ग्लोबल स्टेट मैनेज हो, वी हैव अ प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सके। तो मैं आपको बताता हूँ अब हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये जो डेटा है, ठीक है, एज इट इज़ इसको अभी मैं हटा दे रहा हूँ। परफेक्ट, यहाँ पे जो पोर्शन है इन सब की मुझे कोई नीड ही नहीं है, मैं एज इट इज़ इसको भी छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ पेरेंट को कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट फाइल। तो सबसे पहले हमें एक कॉन्टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना, आप देख सकते हो यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके एक फोल्डर मैंने क्रिएट की इनसाइड द कंपोनेंट, उसके अंदर वी हैव अ यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स फाइल। तो गाइस मैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स फाइल पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अब मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हमें वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, राइट। उसके बाद गाइस वी नीड टू पास द प्रोवाइडर, वी हैव अ प्रोवाइडर, एंड देन फाइनली वी हैव अ कंज्यूमर। तो बेसिकली जो कंज्यूमर वाला पार्ट था गाइस ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी था, तो इसको ओवरकम करने के लिए वी हैव अ यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, सिंपल। ठीक है, सो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई है एंड देन ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, बोथ आर टोटली डिफरेंट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर यूज़ कॉन्टेक्स्ट आता है, एंड वो इसलिए आया क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर जो कंज्यूमर वाला रोल था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा लेंथी था, तो उसको हटा के वी हैव बाय यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, दैट्स इट। सो दिस इज़ द प्रोवाइडर। ठीक है, थीम प्रोवाइडर नहीं, सिंपली प्रोवाइडर एंड देन यूज़ कॉन्टेक्स्ट, एंड देन कॉन्टेक्स्ट मिलके आपका एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाता है। तो देखो कैसे, सबसे पहले वी नीड टू इंपोर्ट
यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपल आपको मालूम है गाइस, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम आवर रिएक्ट लाइब्रेरी, पहला हुक का रूल ही यही है। एंड देन वी नीड टू क्रिएट ए कॉन्टेक्स्ट। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट विल बी इक्वल टू ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है एंड दिस इज इट। तो मेरा पहला काम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। नाउ वी नीड अ प्रोवाइडर एंड आपको याद है एंड गाइस यहाँ पे मैंने आपको बहुत क्लियरली दिखाया था कि ये जो कॉन्टेक्स्ट उसका हम एक्सेस दे देंगे हमारे मेन ऐप को, बेसिकली पूरा वो एक्सेस देने वाले, ठीक है, एज अ प्रोवाइडर। तो वो तब देंगे ना जब हमारे पास वो एक प्रोवाइडर होगा। तो वो अब हमें प्रोवाइडर क्रिएट करना है। कैसे, देखो कॉन्स्ट ऐप प्रोवाइडर, ठीक है। अब मैं प्रोवाइडर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हम डेटा को ट्रांसफर कर सके कहीं पे भी। एंड देन मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, बेसिकली इट्स अ फैट एरो फंक्शन एंड यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इस तरीके से चिल्ड्रेन, परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है। सो ऑल राइट, रिटर्न की स्पेलिंग सही लिख लीजिए। आपका जो ऐप कॉन्टेक्स्ट होगा उसके अंदर आपको जो प्रोवाइडर मेथड है उसको कॉल करना है। सो वी हैव प्रोवाइडर, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने एक मिस्टेक ये कर दी कि आपको एज अ कंपोनेंट यहाँ पे पास करना था ये, एंड परफेक्ट सी। सो मैं चलता हूँ प्रोवाइडर, परफेक्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे भी आपको ये जो चिल्ड्रेन उसको पास करना है। अब आई नो आपके मन में आ रहा होगा ये मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर चिल्ड्रन क्यों पास की एंड देन यहाँ पे चिल्ड्रन, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। एंड अब मुझे करना ये होगा कि मुझे एक्सपोर्ट करना है इस डेटा को। सो एक्सपोर्ट एंड ऑब्वियसली दो डेटा हमें पास करना रहेगा। सो वी हैव अ ऐप कॉन्टेक्स्ट एंड देन वी हैव अ ऐप प्रोवाइडर, दैट्स इट। अब मुझे यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा होगा, बताएगा कि भाई वैल्यू कहाँ है, क्योंकि प्रोवाइडर का काम है डेटा को प्रोवाइड करना। लेकिन अगर उसके पास कोई डेटा होगा ही नहीं, कोई वैल्यू होगा ही नहीं, तो प्रोवाइड किसको करेगा। सो दैट्स वाई वी नीड टू पास द वैल्यू। एंड अब फाइनली वो जो डेटा था हमारे पास, ठीक है, तो उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये जो डेटा है वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, दिस इज इट। सो नाउ इट्स लाइक माई ग्लोबल स्टेट एंड वी हैव दिस प्रोवाइडर एंड अभी कंज्यूमर वाला पार्ट आया नहीं है, ठीक है, दिस इज इट। अब ये जो चिल्ड्रन वाला जो पार्ट है ना, इसका मतलब ये कि मेरा ये जो प्रोवाइडर है, मतलब अगर आपके एरिया में अमेज़ॉन का जो डिलीवरी बॉय रहेगा तो ही तो आपको डिलीवर करेगा वो। अगर डिलीवरी पर्सन है ही नहीं, अमेज़ॉन का सर्विस है ही नहीं, तो करेगा वो नहीं करेगा, राइट। तो उसी तरीके से ये चिल्ड्रन का मतलब ये कि अब मेरा ये जो ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है, बेसिकली ये जो ऐप प्रोवाइडर है उससे मैं इन सब को, बेसिकली मेरा ये जो पूरा रिएक्ट का एप्लीकेशन है उसको मैं रैप करूँगा, जैसे मैंने टॉप पे आपको दिखाया था यहाँ पे। क्योंकि अगर मेरा ग्रैंड पेरेंट को मैंने रैप कर लिया, इसका मतलब तो ये सभी तो उसी के अंदर ही है ना, ग्रैंड पेरेंट के अंदर ही है ये सभी के सभी, तो ऐप के अंदर ही होंगे वो सारे डेटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सभी लोग ये भूल जाते हैं कि अब आपका जो मेन, बेसिकली मैं वेट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मेन दिखेगा, एल्स आपको गाइस यहाँ पे आई थिंक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल दिख रहा होता है। एंड ओ माय गॉड, मैंने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से ऐप प्रोवाइडर को यहाँ पे रैप कर देना है, ठीक है। एल्स यहाँ पे पहले स्ट्रिक्ट मोड था, स्ट्रिक्ट मोड करते तो गाइस आपका यूज इफेक्ट 2 बार चलता है, दिमाग खराब होता है बहुत, डेट्स इसको मैंने हटा दी। ऐप प्रोवाइडर को मैंने यहाँ पे रैप की एंड आप देख सकते हो कंपोनेंट यूज कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट के थ्रू मैंने उसको रैप कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। अब ऐप प्रोवाइडर के अंदर मेरे पास ऐप है एंड उस ऐप के अंदर मेरा सारा डेटा है। तो डेट्स वाई इस ऐप को मैं एक्सेस कर सकूँ, डेट्स वाई ये जो मेरा चिल्ड्रन यहाँ पे मैंने जो लिखा है, तो दिस चिल्ड्रन इज़ नथिंग बट माई होल ऐप कंपोनेंट एंड मैंने वापस यहाँ पे उसको मेंशन करा दिया। डेट्स वाई ये आपका ऐप कंपोनेंट है, सिंपल, ठीक है। अब मुझे चलना है चाइल्ड पे, ठीक है। चाइल्ड पे आप देख सकते हो इस तरीके से, पहले मैं यूज़र क्या कुछ नहीं कर रहा था, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इनको हटा रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली चाइल्ड पे चलूँगा। अब मुझे ना ऐप से मतलब है ना मुझे पेरेंट से मतलब है, इसमें भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। चाइल्ड पे अब मुझे डेटा को गेट करना है, कैसे करूँगा, देखो इम्पोर्ट नाउ, यहाँ पे अब आपका आ जाएगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हुक फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। एंड ओ माय गॉड गाइस, एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे आपको लिखना होगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, दिस इज इट गाइस। सो यहाँ पे आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखना था क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट पहले क्रिएट करना है, ठीक है। एंड देन बाद में ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट एक कंज्यूमर का रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से गाइस हमने इसको गेट की एंड साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लगेगा एंड दैट इज़ नथिंग बट आवर ऐप कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज इट। तो देखिए अभी मेरा ये जो ऐप कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, आप देख सकते हो बेसिकली ये जो मेरा मेन फाइल है इसमें मेरे पास एक डेटा है, ये उस डेटा को मैंने ऑलरेडी एज अ वैल्यू पास कर चुका है। अब मुझे इस वैल्यू को गेट करना है एंड क्या नाम दिया है मैंने यहाँ पे, यूज़र डेटा, राइट। तो मैं सिंपली अब यहाँ पे चलूँगा, ध्यान से देखो यूज़र डेटा
ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, विल बी इक्वल टू ये जो मेरा यूज़ कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर ये जो मेरा ऐप कॉन्टेक्स्ट है उसको मैंने पास कर दिया। अब ये जो यूज़र डेटा है कंट्रोल शिफ्ट एंड देन कंट्रोल ऑल्ट एंड देन इस तरीके से एल प्रेस की, लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या मिलता है। पहले इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं अब अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ, यहाँ पे एक बता रहा है पेरेंट में कुछ तो मिस्टेक हुआ है, आई मीन ऐप पे चलना पड़ेगा एंड यहाँ पे डबल डबल आ चुका है वो, परफेक्ट। मैं रिफ्रेश करूँगा, कुछ मुझे यहाँ पे दिखने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ तो गाइस आप देखोगे यहाँ पे मुझे कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम ऑफ, वो इससे कहाँ बता रहा है, वो इस जगह पे बता रहा है। फिलहाल अभी मैं एक काम करता हूँ, मेरा ये जो पेरेंट का जो फाइल उसको भी मैं हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि गाइस मुझे सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चल के जो मेरा चाइल्ड है उसको भी मैं इस तरीके से कॉल करना चाहूँगा। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि फाइल child.jsx में लाइन नंबर 8 चाइल्ड यूज़र डेटा में मुझे मेरा डेटा मिल रहा है। तो कितनी ईजिली अगर आप देखोगे तो नाउ इस पेरेंट जो है, मेरा ये जो पेरेंट वाला जो पार्ट था, आप ध्यान से देखो, इसमें मैंने कहीं डेटा पास किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने तो खाली सिर्फ चाइल्ड को कॉल किया। अब चाइल्ड ने कितनी ईजिली विद द हेल्प ऑफ यूज़ कॉन्टेक्स्ट डेटा को गेट कर लिया है, यूज़र डेटा। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कंट्रोल एस सेव, ये जो पर्टिकुलर इसको भी हटा दिया। अब देखिए यूज़र डेटा जो है, यूज़र डेटा डॉट नेम एंड देन यूज़र डेटा डॉट एज अगर अब मैं करता हूँ यहाँ पे, एंड बूम गाइस सी नाउ, अब आप बहुत क्लियर देख सकते हो, माई नेम इज़ विनोद एंड माई एज इज़ 28। कितनी ईजिली मैंने अब मेरे चाइल्ड से जो मेरा मेन डेटा जो मुझे चाहिए था उसको मैंने गेट कर ली विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट API। एंड इतना ज़्यादा सिंपल था ये, राइट। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ गया होगा एंड पता चल गया होगा कि नाउ कितनी ईजिली आपका जो भी डेटा होगा बस आपको यहाँ पे पास करना है एंड डेटा गेट करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट, एक और एरे या एक और वेरिएबल क्रिएट करके यहाँ पे कॉमा दे दे के उसको पास कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ बहुत सारे इसके ऊपर, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम हमारे फोर्थ हुक्स पे आ चुके हैं एंड दैट इज योर यूज रिड्यूसर हुक। एंड लेट मी टेल यू गाइस, यूज स्टेट हुक जो है सेम यूज रिड्यूसर हुक भी वही है। इट जस्ट कि यूज रिड्यूसर इज मोर पावरफुल एंड मोर इफिशिएंट देन यूज स्टेट हुक। तो अगर आपका एप्लीकेशन छोटा है, गो विथ यूज स्टेट हुक फॉर स्टेट मैनेजमेंट। अगर आपका एप्लीकेशन बड़ा है देन यूज रिड्यूसर हुक फॉर स्टेट मैनेजमेंट। बस वही डिफरेंस है, दोनों का काम सेम स्टेट को मैनेज करना। कैसे देखो, हमें सबसे पहले यूज रिड्यूसर हुक लिखना पड़ेगा एंड इट एक्सेप्ट गाइस 2 आर्गुमेंट, जिसमें से सबसे पहले वी हैव अ रिड्यूसर एंड दिस सेकंड वन इज इनिशियल वैल्यू। सेम हमने जब यूज स्टेट यूज़ किया था तो उसमें इस रिड्यूसर को छोड़ के वी हैव अ इनिशियल वैल्यू। एंड अगेन आपका ये जो यूज रिड्यूसर है सेम लाइक योर यूज स्टेट हुक, रिटर्न एन एरे विथ 2 एलिमेंट्स, एन एरे ऑफ 2 एलिमेंट्स, एंड दैट इज अगेन नथिंग बट योर स्टेट एंड देन डिस्पैच। इट्स अगेन सेम लाइक योर स्टेट जो यूज स्टेट में था एंड अपडेटेड फंक्शन आप इसको कह सकते हो। सिर्फ एक डिफरेंस है एंड दैट इज़ योर रिड्यूसर फंक्शन। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आपका रिड्यूसर फंक्शन है, अगेन इट एक्सेप्ट 2 पैरामीटर्स, दैट इज़ योर स्टेट एंड देन एक्शन। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसका काम कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। सेम आपको पता चल गया, सेम लाइक यूज स्टेट, इट जस्ट एक रिड्यूसर फंक्शन एक्स्ट्रा आ गया एंड उसमें भी 2 पैरामीटर ये एक्सेप्ट करता है, दैट इज स्टेट एंड देन एक्शन। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपका जो भी होगा, हमारा ये जो स्टेट वेरिएबल है उसका वो डेटा हो जाएगा। एंड ये डिस्पैच, जब भी आपको कोई परफॉर्म करना हो ऑपरेशन तो हम डिस्पैच को कॉल करेंगे, तो डिस्पैच विल ट्रिगर रिड्यूसर फंक्शन। तो ये जो डिस्पैच है इट विल ट्रिगर द एक्शन मेथड ऑफ दिस रिड्यूसर फंक्शन एंड वहाँ पे हम हमारे स्टेट के साथ खेलेंगे। सिंपल। ऑलराइट गाइस, अब हम इसका जो एग्जैक्ट ऑपरेशन उसको देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि वी हैव अ रिड्यूसर हुक। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं साइड कर देता हूँ, रिड्यूसर हुक को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ एंड लेट्स से ब्राउजर पे अगर हम चलते, ओ माय गॉड, अगेन वी हैव दिस सेम। सी गाइस, हम अगेन यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है बेसिकली जो कोड है इसको परफॉर्म करने वाले। लेकिन मैं अब आपको ये दिखाऊंगा कि जहाँ पहले हम यूज स्टेट की मदद से ये जो डेटा को इंक्रीमेंट एंड देन डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसको हम यूज रिड्यूसर हुक की मदद से कैसे करते हैं। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि यूज स्टेट वर्सेस यूज रिड्यूसर में डिफरेंस क्या था बोल के भी। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने रिड्यूसर हुक वाला जो फाइल है वहाँ पे आ चुका हूँ एंड ये कोड आपको एकदम फेमिलियर लग रहा होगा। लाइक वी हैव 1 बटन, एक मेरा काउंट स्टेट वेरिएबल एंड देन अगेन वी हैव अनदर डिक्रीमेंट वाला बटन। इस पर क्लिक करने पे प्लस, इस पर क्लिक करने पे माइनस, एंड हियर वी हैव और यूज स्टेट हुक, ठीक है।
तो सबसे पहले अब इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट, बिकॉज अब हमें इसको हासिल करना है विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर हुक। सो सबसे पहले आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट। ये हमारा पहला बेसिक रूल था, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखो, वी हैव दिस यूज स्टेट विथ वन इनिशियल वैल्यू दैट इज योर जीरो। सो से मैं वही करने जा रहा हूँ, वी हैव अ यूज रिड्यूसर, ठीक है, विथ जीरो एज अ इनिशियल वैल्यू, बट दिस टाइम मैं गाइस यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लिख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इनिशियल की स्पेलिंग आई थिंक इनिशियल वैल्यू इस तरीके से लिख रहा हूँ। एंड ऑल्सो वी हैव वन मेथड दैट इज योर रिड्यूसर फंक्शन, एक रिड्यूसर फंक्शन है, ठीक है। एल्स बोथ आर सेम, इनिशियल वैल्यू ये आपका जीरो है। मैं अब भी इसको डिफाइन कर देता हूँ, आप चाहो तो अंदर या बाहर कहीं पे भी इसको डिफाइन कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, दिस इज इट, ठीक है। सिंपल, ये मेरा इनिशियल वैल्यू, एक रिड्यूसर एक्स्ट्रा ऐड हुआ, एंड देन ये जो दो चीज़ें इसको मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा एंड इक्वल टू, दिस इज इट। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक रिड्यूसर फंक्शन जो वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। एंड नाउ दिस टाइम अब यहाँ पे हम काउंट लिख सकते हैं, लेकिन इस सेट काउंट के बदले लेट्स गो विथ डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से, परफेक्ट। नाउ जब अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू मुझे इंक्रीमेंट करना है। इस बटन पे जब मैं करूँगा क्लिक, इट मीन्स ऑन क्लिक इवेंट मुझे चलाना है। एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली फैट एरो फंक्शन एंड सेट काउंट में मैंने काउंट +1 कर दिया था, बट दिस टाइम वी डोंट हैव सेट काउंट ओवर हियर, वी हैव अ डिस्पैच। डिस्पैच आपने देखा होगा, जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट का जो स्टेटस होता है, जब आप ट्रैक करते हो तो क्या होता है, लाइक पैकेज हो गया है, देन शिप्ड, एंड देन डिस्पैच दिखाता है। डिस्पैच मतलब कि अब आपको वो मिलना ही है। डिस्पैच मतलब कि वो जस्ट आपको कॉल कर रहा है कि मिलने वाला है बोल के, ठीक है। एंड यहाँ पे डिस्पैच का मतलब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डिस्पैच का मतलब ये है कि जब आप डिस्पैच मेथड को कॉल करोगे तो इसके अंदर गाइस हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर्टी मैंडेटरी है, दैट इज़ योर टाइप प्रॉपर्टी। एंड इसमें अब आपको ये बताना है कि जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक तो आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट्स इट। आपको बस ये बोलना है कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, एंड उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने डेटा आपको लगने वाली है, दैट्स इट। ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा कहाँ पे, ऑपरेशन परफॉर्म होगा गाइस आपका इस रिड्यूसर फंक्शन के अंदर, ठीक है। डिस्पैच जब भी हम यूज़ करेंगे, इट विल ट्रिगर दिस एक्शन मेथड इनसाइड आवर रिड्यूसर फंक्शन। डिस्पैच का काम है क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड क्या क्या डेटा लगने वाला है, रिड्यूसर के अंदर जाके हम उसको परफॉर्म करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो मुझे बस ये बताना है कि मुझे इंक्रीमेंट करना है, फिलहाल मुझे कोई डेटा पास नहीं करना है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। तो सेम वापस इसको मैं कॉपी करूँगा, जब हम इस डिक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तब मुझे डेटा को करना है डिक्रीमेंट, दिस इज इट। मैंने बता दिया कि मुझे इंक्रीमेंट करना है, मुझे डिक्रीमेंट करना है। अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, डिस्पैच विल ट्रिगर, डिस्पैच मेरे रिड्यूसर फंक्शन के अंदर जो एक्शन मेथड है उसको कॉल करेगा। इट मीन्स कि अब मुझे रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है। एंड आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इन जनरल एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम उसके लिए एक अलग सा फाइल क्रिएट करेंगे। एंड आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी उसी फोल्डर के अंदर एक reducer.jsx करके एक फाइल क्रिएट कर चुका हूँ। एंड आप देख सकते हो कि मैं उसके अंदर भी आ चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं साइड कर रहा हूँ। तो ये जो रिड्यूसर फंक्शन है गाइस, देखो कॉन्स्ट एंड स्मॉल में लिखिए वो ज़्यादा बेटर है, कॉन्स्ट वी हैव अ रिड्यूसर एंड दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस मच, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे अब आपको इसको एक्सपोर्ट भी करना जरूरी है, डिफ़ॉल्ट एंड देन वी हैव अ रिड्यूसर, दिस इज इट, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार इसने तो इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है, तो गाइस ये एक फंक्शन है, फंक्शन की इतनी कोई नीड नहीं है। एंड अगेन रिड्यूसर विल टेक 2 पैरामीटर्स, दैट इज योर स्टेट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली काउंट लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन वी हैव आवर सिंपल एक्शन मेथड, सो दिस इज इट, ठीक है। इस तरीके से हो गया मेरा काम। यहाँ पे मैं चलूँगा, अब देखो मैंने क्या बोला था, जैसे ही ये वो इंक्रीमेंट वाले बटन को क्लिक करेगा, वो एक डिस्पैच जो है ये बता रहा है कि मुझे इंक्रीमेंट करके एक ऑपरेशन इसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप देखो कैसे पता चलेगा, इस एक्शन हमारे रिड्यूसर फंक्शन में कैसे पता चलता है। सो इफ़, तो एक्शन के अंदर भी कैसे एक मेथड है दैट इज योर टाइप करके, एक्शन डॉट टाइप, अगर इट इज ट्रिपल इक्वल टू ये इंक्रीमेंट देन डू दिस। अगर ये जो मेरा इफ़ है इसके अंदर अगर मेरा ये जो एक्शन डॉट टाइप है, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता, आपको प्रॉपर लिखना होगा, टाइप ट्रिपल इक्वल टू डिक्रीमेंट, स्पेलिंग सही लिख दीजिए, डिक्रीमेंट,
देन डू दिस एंड एल्स में आपको ऑलवेज मेक श्योर करना है यू नीड टू रिटर्न अ स्टेट एंड फिलहाल मेरा स्टेट के बदले वो एक काउंट है, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे स्टेट लिखना ज़्यादा बेटर लग रहा है आप लोगों के लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोगों को, ठीक है। दिस इज इट। अभी आपको पता चल गया, आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ थापा भी लिख सकते हो। तो जब आपका ये जो एक्शन डॉट टाइप अगर इंक्रीमेंट होता है तो आपको क्या करना है, आपको आपका ये जो स्टेट की जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देना है, दैट्स इट। एंड आपको इसकी वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। सेम यहाँ इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ पेस्ट। अब आपको यहाँ पे उसकी जो वैल्यू उसको 1 से माइनस कर देना है, दैट्स इट। इतना ज़्यादा ईजी था ये। एंड अब वो जो रिड्यूसर फंक्शन है उसको मुझे यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, राइट। सो इम्पोर्ट एंड यहाँ पे वी हैव अ रिड्यूसर फ्रॉम द रिड्यूसर एंड दिस इज इट। मेरा काम हो गया गाइस, कितनी ईजिली मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करूँगा, मैं देखना चाहूँगा एंड बूम गाइस, ये देखिए, लेकिन अगेन वो नेगेटिव में जा रहा है। तो अब अगेन मैं यहाँ पे उसको कैसे टैकल कर सकता हूँ बताओ। तो देखिएगा, इसमें आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। इट्स सुपर डुपर ईजी, ठीक है। सबसे पहले इतना तो है कि हमें मेरा ये जो स्टेट है उसको पास करना ज़रूरी है, राइट। तो मैं एज इट इज़ इसको लिख के छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, लेट न्यू नम लिख देता हूँ। मैं एक न्यू नंबर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसकी वैल्यू मैं 0 असाइन कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट की न्यू नम, उसकी वैल्यू 0 असाइन कर दी। अब मेरा ये जो काउंट है, अगर इसकी वैल्यू जो है 1 से बराबर हो या 1 से अगर ज़्यादा हो तो ऑब्वियस कोई प्रॉब्लम नहीं है, काउंट -1। हाँ, लेकिन अगर 1 से छोटा होगा इट मीन्स ऑब्वियसली वो 0 में पहुंच गया होगा। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो न्यू नम होगा, न्यू नम विल बी इक्वल टू 0, दिस इज इट, सिंपल। अब ये जो न्यू नम की वैल्यू है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। एंड आई जस्ट रियलाइज कि मुझे यहाँ पे भी न्यू नेम लिखना जरूरी था। न्यू नंबर विल बी इक्वल टू दिस मच, दिस इज इट। अगर काउंट की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो माइनस कर दो, उसकी वैल्यू हम न्यू नम में स्टोर कर देंगे। अगर 0 है तो वो ऑलवेज 0 ही रहेगा एंड उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। तो अब अगर डिक्रीमेंट होगा तो मुझे वो जो न्यू नंबर है वो मिलेगा एंड वो वहाँ पे अपडेट होता जाएगा, दिस इज इट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर दूंगा, इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑल राइट। डिक्रीमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया गाइस कुछ तो प्रॉब्लम हो गया एंड बता रहा है काउंट इज़ नॉट डिफाइंड, ऑसम। यहाँ पे ये बता रहा है कि गाइस उसको काउंट तो मिला ही नहीं। एंड काउंट इसलिए नहीं मिला बिकॉज दिस टाइम हम यहाँ पे अब काउंट यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे स्टेट यूज़ कर रहे हैं। सो मेरा जो स्टेट है, अब आपको पता चल गया यहाँ पे मैं पहले क्यों काउंट लिखने जा रहा था। तो उसकी वैल्यू अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो माइनस करते जाओ, एल्स 0 हमेशा 0 रहेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा, सारा एरर चला जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जूम कर देता हूँ एंड माइनस करूँगा एंड परफेक्टली अब वो 0 से नीचे नहीं जाएगा। सो दिस इज इट गाइस, यही था आपका यूज रिड्यूसर हुक। एंड आई नो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि लाइक इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है हमें, जबकि यूज स्टेट में तो सिंपल, यहीं पे यूज स्टेट काउंट +1 काउंट -1 एंड यूज स्टेट, दैट्स इट। लेकिन इन रियलिटी जब आप बिग प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, ऑलरेडी मैं बहुत सारे बिग प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये यूज रिड्यूसर कितना ज़्यादा ईजी है। बस आपको क्या करना है, डिस्पैच के थ्रू कॉल करना है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यहाँ पे बस चेक करना है एंड देन करते जाना है। अब इसको स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते थे बहुत इजीली। लाइक अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ स्विच, ठीक है, यहाँ पे आपको खाली एक्शन डॉट टाइप मेंशन करना था इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे अब आपको केस 1 केस 2 मेरे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, तो गाइस मैं सिंपली उसको कर लेता हूँ कॉपी। इट्स सुपर डुपर ईजी, एकदम सिंपल है वो, ठीक है। एंड आई थिंक ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको मुझे ऐसे क्लोज करना था एंड ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको मुझे कमेंट कर देना था। सो दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो कितनी ईजिली हम इसको टैकल कर सकते थे एंड इन दोनों की भी मुझे कोई नीड नहीं है। एक्शन डॉट टाइप, अगर एक केस इंक्रीमेंट है तो काउंट कर दो, अगर केस डिक्रीमेंट है तो इस तरीके से कर दो। एंड ये जो काउंट है, अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ काउंट, सी परफेक्ट। देखो कितनी ईजिली आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते थे। एंड मैं यहाँ पे चलूँगा, सो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्टली रन करने वाला है। सो गाइस ये था आपका यूज रिड्यूसर हुक। ऑलराइट गाइस, तो अब आप देख सकते हो कि हम हमारे 5th हुक्स पे आ चुके हैं एंड दैट इज नथिंग बट योर यूज रैप हुक, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ऑलरेडी एक फोल्डर है यूज रैप का जिसके अंदर 2 एग्जाम्पल होंगे। अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं रैप हुक 1.js, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, जूम कर देता हूँ एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है
कि यूज़ रैप का हुक, ये जो बेसिकली यूज़ रैप हुक है हमें क्यों यूज़ करना चाहिए एंड कब करना चाहिए. सो बेसिकली गाइस इट इज़ यूज टू क्रिएट अ म्यूटेबल वेरिएबल विच विल नॉट री रेंडर द कंपोनेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना जो हमारे इस कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करेगा. वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. वरना यूज इफेक्ट एंड जो आपका यूज स्टेट हुक है वो आपको री रेंडर कर रहा था. एंड दूसरा ये है कि नाउ वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द डोम एलिमेंट. अब हम डायरेक्टली हमारा जो डोम के एलिमेंट है उनको एक्सेस कर सकते हैं, वो हम सेकंड एग्जांपल में देखेंगे. लेकिन सबसे पहले ये जो म्यूटेबल वेरिएबल का क्या मतलब होता है जो कि री रेंडर नहीं कर रहा हमारे कंपोनेंट को, वो समझ लेते हैं. ठीक है. सो गाइस आप देख सकते हो आई हैव वन एग्जांपल एंड जिसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि वी हैव वन इनपुट फील्ड, एक पैराग्राफ है जिसमें मैंने काउंट की वैल्यू को पास किया हुआ है. ठीक है. एंड वो जो मेरा काउंट का वेरिएबल है वो एक मेरा एक स्टेट वेरिएबल है जो मुझे यूज स्टेट के थ्रू मैंने डिफाइन किया था. एंड यूज इफेक्ट भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया. सो ये बहुत ही औसम है. अगेन यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट देखो कितना यूज होता है. तो जब जब मेरा ये जो सेट काउंट है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये जो सेट काउंट जो मेरा अपडेटेड फंक्शन है उसमें मैंने एक प्लस कर दिया, खाली मैं 1 इंक्रीमेंट कर रहा हूँ. एंड देखने वाली बात ये कि मैंने यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी एरे पास नहीं की है. तो गाइस जब जब मेरा ये पेज रेंडर होगा यूज इफेक्ट बार बार चलता जाएगा. तो लेट्स सी क्या होता है. ठीक है. मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड app.js फाइल पे आप देख सकते हो ऑलरेडी ये जो रेफ हुक है इसको मैंने सॉरी मुझे ये वाले को करना था ना कि इस वाले को. सो रेफ हुक 1 इसको मैंने कॉपी की, मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो नॉट अ नंबर दिखाई दे रहा है. बेसिकली फिलहाल अभी मुझे नॉट अ नंबर मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नंबर पास नहीं किया. बट द मोमेंट ये जो मेरा काउंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं 0 वैल्यू पास कर दूंगा तो 0 की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी. लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जब 0 की वैल्यू होती है अपडेट तो वो यूज इफेक्ट को तो कॉल करेगा. फर्स्ट टाइम यूज इफेक्ट तो रेंडर होना ही है, चलना ही है. तो उसके अंदर वी हैव अ सेट काउंट. सेट काउंट क्या है, एक अगेन यूज स्टेट का एक पार्ट है. तो जैसे ही वो अपडेट होता है वो वापस मेरे कंपोनेंट को अपडेट कर देगा. कंपोनेंट अपडेट हुआ मतलब वापस यूज इफेक्ट चला. तो ये एक प्रॉब्लम है. देखो अभी मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, कंट्रोल एस से एंड बूम गाइस, ये देखो क्या हो गया, ये इन्फिनिट लूप पे चला गया, चलते जा रहा है क्योंकि यूज इफेक्ट पे जाता है सेट, वो जो हम अपडेटेड फंक्शन है वो अपडेट होती है, वापस री रेंडर, वापस यूज इफेक्ट, वापस री रेंडर. तो कैसे चलते जा रहा है. तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे इससे तो ये क्लियर हो गया कि यूज स्टेट अगर आप यूज इफेक्ट के अंदर यूज़ करोगे वो आपके जो कंपोनेंट है वो उसको री रेंडर कर दे रहा है एंड जो आपको चाहिए वो कभी डेटा नहीं मिल रहा है. तो अब मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अगर कुछ भी डेटा लिखता हूँ तो मेरा ये जो कंपोनेंट है कितनी बार रेंडर हो रहा है मुझे यहाँ पे उसका डेटा मिल जाए. फिलहाल अभी इस केस में तो मैं वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो बार बार इसको हम चेंज कर रहे हैं, वापस कंपोनेंट रेंडर यूज इफेक्ट, वापस से चेंज यूज इफेक्ट रेंडर होता जा रहा है. तो यहाँ पे अब एक ऐसा वेरिएबल मुझे यहाँ पास करना है जिससे जब मैं लिखूँ एक बार तो उसकी वैल्यू बस वो अपडेट हो, वापस वो री रेंडर ना हो. तो वहाँ पे हम यूज रैप का यूज़ कर सकते. कैसे, सबसे पहले आपको उसको इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी. ये जो पर्टिकुलर है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ. तो यहाँ पे यूज रैप बहुत इजीली आपको क्या करना है, कॉन्स्ट एंड देन यहाँ पे आप लिख दीजिए काउंट विल बी इक्वल टू, आपको लिख देना है सिंपल यूज रैप एंड यहाँ पे आप एक इनिशियल वैल्यू दे दीजिए दैट इज़ 0. परफेक्ट, आई मीन बाहर इस तरीके से ठीक है. कंट्रोल एस सेव कीजिए एंड ये जो यूज रैप है ये ऑलवेज आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है विद द प्रॉपर्टी करेंट करके. ठीक है. मैं एक बार दिखाना चाहूँगा इसको कंट्रोल ऑल्ट एल करके कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे. कंट्रोल शिफ्ट आई. सो गाइस आप देख सकते हो एरर आ रहा, बता रहा ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड. ऑब्वियसली मैंने बताया था कि यूज रैप क्या एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है करेंट करके. ठीक है. तो नाउ ये जो करेंट है मैंने तो डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दी. सो इट्स एन ऑब्जेक्ट एंड हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट अ वैलिड रिएक्ट चाइल्ड. तो मुझे यहाँ पे अब फिलहाल के लिए इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको भी कुछ नहीं कर रहा, हटा रहा हूँ. अब वो एरर जा चुका है, सब कुछ सही है. लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ मिल रहा है एंड दैट इज़ ये जो मेरा काउंट है, ये जो जस्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था काउंट, उसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है करंट एंड उसकी जो डेटा है वो 0 है. इट मीन्स कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू मैंने जो डिफाइन की, अगर अभी मैं 10 कर देता हूँ यहाँ पे तो आप देखोगे कि अब एक सेकंड मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा. अब ये जो मेरा करंट है, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो करंट करके प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू 10 हो गई है. ठीक है. तो एंड अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे वार्निंग वो जो एरर है इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब काउंट को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है. मुझे काउंट डॉट ये जो करंट है उसको कॉल करना पड़ेगा ताकि ये जो 10 की वैल्यू मुझे मिले एंड यहाँ पे मुझे 10 मिल चुका है. परफेक्ट, दिस इज इट. इतना तो चलो एटलीस्ट मेरा काम हो गया है.
कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं पहले 0 कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यूज इफेक्ट के अंदर ये जो मेरा काउंट होगा, सो काउंट डॉट करेंट विल बी इक्वल टू काउंट डॉट करेंट प्लस 1, क्योंकि अब यूज इफेक्ट के अंदर भले ही मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, राइट, कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरा यूज रेफ है वो री रेंडर नहीं करता, इट्स अ म्यूटेबल वेरिएबल। तो नाउ गाइस देयर इज नो नीड ऑफ पासिंग एनी डिपेंडेंसी एरे, क्योंकि अब मेरा ये जो इनपुट फील्ड है ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया, लाइक वी हैव अ वैल्यू एंड देन ऑन चेंज में मैं सेट यूज़र इनपुट की मदद से यूज़र जो भी वैल्यू लिख रहा है उसको डिस्प्ले करा रहा हूँ। एंड जब जब हम सेट यूज़र इनपुट, बेसिकली यूज स्टेट को मैं डिफाइन करूँगा, वो कंपोनेंट को री रेंडर कर देगा। एंड जैसे ही कंपोनेंट री रेंडर हुआ यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा एंड ईच टाइम मुझे पता चलता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, फिलहाल 0 है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 THAPA, देखो इतनी बार मेरा ये कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। देखा, जब जब आप यूज स्टेट का यूज़ करते हो, ठीक है, जब जब आप अपडेट कर रहे हो अपडेटेड फंक्शन के थ्रू यूज स्टेट को, तो वो मेरे कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। एंड दैट्स वाई ये जो यूज इफेक्ट है अपने आप ही चल दे रहा है, एंड वो फर्स्ट टाइम तो चलता ही है। तो आई होप अब यहाँ तक आते आते आपको बहुत सारा जो आपके मन में डाउट था स्टार्टिंग में, ये री रेंडर क्या चीज़ है, यूज इफेक्ट कैसे चलता, तो यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत क्लियर हो चुका है आपका, राइट। एंड यूज रेप भी हमें पता चल गया। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारा देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जहाँ पे ये है कि नाउ वी कैन एक्सेस द डोम एलिमेंट डायरेक्टली, ठीक है। डोम मतलब क्या, जैसे एक इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में यूजर ने क्या वैल्यू लिखा है, हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एंड वहाँ पे डॉट वैल्यू लिखते थे, तो मुझे उसकी वैल्यू आ जाती थी। तो हमें ये डॉट एलिमेंट बाई आईडी या बाई क्लास नेम या क्वेरी सिलेक्टर हम इस तरीके से यूज़ करते थे, लेकिन रिएक्ट में तो वो हम करेंगे नहीं, मतलब कर भी सकते, लेकिन यहाँ पे वी हैव बेटर अल्टरनेटिव एंड दैट इज़ योर यूज रैप हुक। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरा जो सेकंड एग्जांपल था, जहाँ पे मुझे ये दिखाना था कि हम डोम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बेसिकली डोम एलिमेंट को यूजिंग यूज रैप, तो वो ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अब मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे चल के पहले तो मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, परफेक्ट। तो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये जो मेरा डोम है, बेसिकली मेरा जो इनपुट फील्ड है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए एंड ये फोकस में आना चाहिए। तो क्या बोला मैंने जस्ट अभी, मैंने इतना बोला कि जब मैं बटन पे करूँगा क्लिक, सो मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन कॉल किया, दैट इज चेंज बॉर्डर। चेंज बॉर्डर पे मैं गया, ये देखो यूज रैप की मदद से मैंने एक इनपुट रैप करके एक वेरिएबल डिफाइन कर दी, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। इसके अंदर वी हैव अ करंट प्रॉपर्टी जो हमें मालूम है। सो नाउ इनपुट रैप डॉट करंट डॉट फोकस, मुझे फोकस करवाना था एंड मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो इनपुट रैप डॉट करंट डॉट स्टाइल, ये ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड एंड कलर दे दी। इतना सब कुछ मेरा काम हो चुका है, लेकिन बस इतना है कि इसको मैं इस पे अप्लाई कैसे करूँ इस इनपुट फील्ड पे, क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे मैंने सब कुछ तो डिफाइन कर दिया है, लेकिन वो इस इनपुट फील्ड को रेफरेंस कैसे दूँ मैं कि इस इनपुट फील्ड पे वो चल जाए, वो काम करे। तो गाइस, उसके लिए ये जो जब आप यूज रेफ यूज़ करते हो, तो ये जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया, आप ऑब्जेक्ट भी कैसे, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया उसका रेफरेंस मुझे अब इस इनपुट फील्ड को देना है। सो उसके लिए गाइस वी हैव वन एट्रीब्यूट, ठीक है, इस तरीके से, या एक प्रॉप्स कह लीजिए, रिएक्ट में तो प्रॉप बोलेंगे अब हम इसको। तो वहाँ पे आपको इस तरीके से इसको पास कर देना। इट मीन्स कि अब मैंने मेरा यूज रैप का जो रेफरेंस है वो इस इनपुट फील्ड को दे दी है एंड इस इनपुट रेफरेंस के थ्रू मैं उसका जो फोकस करवा रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, तो अब वो इस इनपुट फील्ड का रेफरेंस उसको मिल गया है एंड उसका ये फोकस एंड बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। एंड बूम गाइस, सी कितनी ईजिली अब आप यूज रैप के थ्रू कोई भी मेरे जो डोम एलिमेंट है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रैप प्रॉप्स, एंड आपको पास करना है एंड देन जो आपको चाहिए आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो। सो यही है गाइस आपका यूज रैप हुक। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं हमारे सिक्स्थ हुक पे एंड दैट इज योर यूज लेआउट इफेक्ट हुक। तो ये सुनने में थोड़ा सा कॉमन लग रहा है क्योंकि वी हैव अ यूज इफेक्ट हुक, इसमें सिर्फ एक लेआउट ऐड हो गया है एंड दैट बिकम्स योर यूज लेआउट इफेक्ट हुक। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर बता देता हूँ पहले ही, दैट इज गाइस 99% केस में हम यूज इफेक्ट हुक का ही यूज़ करेंगे, ना कि ये यूज लेआउट इफेक्ट हुक। एंड उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो यूज लेआउट इफेक्ट है रन्स सिंक्रोनसली एंड दैट्स इट, वो उधर ही काम खत्म हो गया। ये सिंक्रोनस काम करता है, इट मीन्स जब तक आपका एक काम खत्म नहीं होगा बाकी के काम स्टार्ट नहीं होंगे। क्यों में अगर 100 लोग खड़े हैं एंड जो सबसे पहला वाला उसका ही काम नहीं हो रहा है तो बाकी 99 का भी काम नहीं होने वाला है।
तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड एक और चीज़ ये कि आफ्टर और रेंडर रन सिंक्रोनसली आफ्टर और रेंडर बट बिफोर द स्क्रीन इज अपडेटेड। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि स्क्रीन को अपडेट करने से पहले ही यहाँ पे इसकी जो वैल्यू अपडेट हो चुकी होती है। वहीं अगर हम यूज इफेक्ट की बात करते तो इट रन्स ए सिंक्रोनसली, मतलब 100 लोग लाइन पे खड़े हैं एंड एक जो सबसे पहले पे जो खड़ा है, सबसे पहले नंबर पे जो लाइन में लगा है, उसके काम को सपोज अगर 1 घंटा लगता है तो बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि जो बाकी के उनके काम को सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट वाले भी हो। सो गाइस क्या होगा कि इसका काम जो चलता जाएगा, लेकिन बाकी का काम रुकने वाला नहीं, उनका भी साथ ही साथ चलता जाएगा। सो दैट इज़ द पावर ऑफ योर एसिंक्रोनस। ठीक है, सो यूज इफेक्ट ऑब्वियसली वहाँ पे बाजी मार गया मोस्टली, एंड डेट्स वाई मैंने कहा 99% केस में हम यूज इफेक्ट यूज़ करेंगे। एंड ये जो यूज इफेक्ट है इट रन्स आफ्टर और रेंडर इज पेंटेड टू द स्क्रीन। ये रन करता है आफ्टर और रेंडर इज पेंटेड टू द स्क्रीन। मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए एक क्लियर डिफरेंस है। यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे एज इट इज़। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा ना, इस पर आप ध्यान दीजिए। मैं सिंपल यहाँ पे यूज इफेक्ट लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि गाइस मैंने यहाँ पे पहला, मेरा दूसरा, मेरा तीसरा विथ 1 एरे डिपेंडेंसी, मतलब सिर्फ एक ही बार चलेगा ये। ठीक है, सो मैंने फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड लिख दिया। तो मुझे ये दिखाना था कि जब आप मल्टीपल यूज इफेक्ट हुक जो उसको अगर यूज़ करते हो तो सबसे पहले कौन सा चलता है, क्या वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप पे काम करता है, पहले थर्ड आएगा देन सेकेंड देन फर्स्ट, या पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा। तो ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो ये जो यूज़ लेआउट इफेक्ट है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप देख सकते हो लेआउट इफेक्ट को। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ। यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं, हाँ, लेकिन मुझे कंसोल पे ज़रूर दिखाई देगा एंड बहुत क्लियरली आप देख सकते हो। इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। सबसे पहले मुझे आ रहा है माई फर्स्ट यूज इफेक्ट, देन माई सेकेंड यूज इफेक्ट, देन द थर्ड यूज इफेक्ट। मतलब ये कि अगर आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल यूज इफेक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो जो सबसे टॉप पे है पहले वो चलेगा, देन ये, इस तरीके से सिंपल। तो आप इवेंट लूप का यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक वी हैव API, जो हमारा API रहता है वहाँ पे जाके देन क्यू में जाता है, फिर वो फ्री होने पे मिलता है। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। तो अब मुझे दिखाना है कि ये जो लेआउट इफेक्ट है ना, ये आपके स्क्रीन को अपडेट करने से पहले ही रेंडर हो चुका होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए ये जो यूज लेआउट इफेक्ट है, आपको सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है रिएक्ट में एंड देन उसको मैं सेकंड वाले पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, खाली यूज इफेक्ट के बदले मैंने यूज लेआउट इफेक्ट ऐड कर दी, क्योंकि दोनों का जो सिंटेक्स है, दोनों का जो क्राइटेरिया, जो फंक्शनैलिटी, सब कुछ सेम है। खाली लेआउट बीच में ऐड हो गया है यूज एंड इफेक्ट के बीच में। दिस इज इट। अब आप मुझे बताओ कैसे चलेगा ये। पहले मुझे ये आई एम फर्स्ट देन आई एम थर्ड बिकॉज बोथ आर यूज इफेक्ट, एंड देन आई एम सेकेंड, या क्या होगा, लेट्स सी। हाँ, मैं अगर यहाँ चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस सी। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि चाहे दुनिया कैसे भी हो, चाहे यूज इफेक्ट जितना भी हो, सबसे पहले चलेगा तो आपका यूज लेआउट इफेक्ट। यहाँ पे डेट्स वाई बताया कि आपका स्क्रीन में डेटा अपडेट होने से पहले ही वो बैकग्राउंड में चल चुका होता है। तो वो ये देखिएगा इस आपका आई एम सेकेंड यूज इफेक्ट, फिर आई एम फर्स्ट यूज इफेक्ट, आई एम थर्ड यूज इफेक्ट। जब हम सिर्फ और सिर्फ यूज इफेक्ट लिख रहे थे तो मुझे बराबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आया, बट नाउ यूज लेआउट इफेक्ट लिखते वो सबसे पहले चल गया। ठीक है, तो बस यही एक इसका फ़ायदा है। समटाइम्स आप चाहते हो कि स्क्रीन अपडेट होने से पहले आपका डेटा अपडेट हो चुका हो, देन गो विथ यूज लेआउट इफेक्ट। मोस्टली लेआउट मतलब क्या होता है, जब आप घर बनाते हो, घर का एक लेआउट बनाते हो, छत, वॉल्स, वो एक लेआउट है। वहाँ पे डायमेंशन आप विड्थ के साथ खेलते हो। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे इसका काम कर सकते हो, एल्स बाकी जगह इतना कुछ यूजफुल नहीं है। एंड हाँ, एक और अब मस्त एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि यूज लेआउट इफेक्ट सबसे पहले रन होगा एंड देन उसके बाद आपका यूज इफेक्ट रन होता है। एक डिफरेंस तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। सिंपल, परफेक्ट। नाउ आई हैव वन कांस्टेंट वेरिएबल। मुझे क्या चाहिए कि मैं जब भी एक बटन पे क्लिक करूँ मुझे एक रैंडम नंबर मिले। ठीक है, वो मुझे चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड वी हैव वन बटन ओवर हियर। तो इस बटन को भी मैं हटाता हूँ यहाँ से इस तरीके से। सो इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँ मुझे एक रैंडम नंबर मिले यहाँ पे नम के बदले। ठीक है, तो गाइस अगर हम यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज़ करते थे, ठीक है, सो वी हैव अ फैट एरो फंक्शन। यहाँ पे डायरेक्टली एक एरे डिपेंडेंसी में जब नम की वैल्यू होगी चेंज तब। ठीक है, सो गाइस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी एक फैट एरो फंक्शन चला दे रहा हूँ। ध्यान से देखना कि मुझे यहाँ पे एक रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, सेट और नम, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो इसके अंदर मैं चलता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि इफ़
ये जो मेरी नम की वैल्यू है, इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू 0, देन मैं यहाँ पे सेट नम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी जो नम है उसकी जो वैल्यू है उसको गाइस मैं करने वाला हूँ मैथ डॉट रैंडम, ऑलराइट, इस तरीके से, एंड उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा लेट्स से 100 से। दिस इज़ इट, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब भी इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैंने सेट नम की वैल्यू 0 कर दी है, एंड अगर वो 0, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू मैंने अपडेट की, वो मेरे इस कंपोनेंट को रेंडर कर देगा, री रेंडर, तो वो यूज इफेक्ट के पास जाएगा। यूज इफेक्ट में चेक कर रहा है कि नम की वैल्यू 0, ऑब्वियसली नम की वैल्यू 0 है, तो अगर 0 है तो ये जो सेट नम को मैंने अपडेट कर दी एक रैंडम वैल्यू, जिसको 100 से मल्टीप्लाई करके 0 को प्लस करके वो इसको रिटर्न कर देगा, एंड वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये एग्जाम्पल आपको क्यों बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे मिल भी रही है, एंड जब जब मैं क्लिक करूँगा मुझे एक एक न्यू रैंडम वैल्यू यहाँ पे मिलता जाएगा। मैं ये दिखाने का मेरा मेन रीज़न ये है, अभी तक आपने अगर नहीं सोचा होगा तो रीज़न ये है। तो इस तरीके से जब आप यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हो तो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एक बहुत ऑसम चीज़ यहाँ पे होता है, एंड डैट इज़ की डेटा फ्लिकर होता है। मतलब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी जो 11.15 जो दिख रहा है, जब मैं इस पर नेक्स्ट करूँगा एंड बूम गाइस सी, मैं अब आप इसको स्लो मोशन में दिखाता हूँ, मुझे 18 वैल्यू मिल चुका है, लेकिन जब मैं इसको स्लो में दिखाऊंगा तो अब आप देखोगे कि मुझे पहले 0 मिलता है, फिर जाके 18 आता है। वन मोर टाइम, ये देखिए 59 आया, तो आपने देखा पहले 0 आता है फिर 59 आता है, क्योंकि पहले स्क्रीन अपडेट होता है एंड देन डेटा हमें यहाँ पे मिलता है इन केस ऑफ यूज इफेक्ट। लेकिन वहीं अगर यूज इफेक्ट के बदले यूज लेआउट इफेक्ट में यूज़ करता, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, जूम कर देता हूँ वैल्यू को एंड क्लिक कर रहा हूँ, तो गाइस अब आप देख सकते हो 34.76 से 91 है। अब मैं चाहूँ इसको जितना भी स्लो मोशन कर दूँ वो कभी 0 मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा फ्लिकर हो ही नहीं रहा है। स्क्रीन में अपडेट होने से पहले ही डेटा बैकग्राउंड में अपडेट हो चुका होता है। तो समटाइम्स अगर आपको ऐसे फ्लिकरिंग वाली जो चीज़ें अगर दिखती है तो वहाँ पे आप यूज लेआउट इफेक्ट का यूज़ कर सकते हो। अब मैं जितना भी चेंज करूँ कभी मुझे 0 नहीं मिलने वाला। सो एक सेकंड डिफरेंस ये था इन दोनों के बीच में, क्योंकि डेटा पहले ही अपडेट हो जाता तो कभी आपको 0 दिखेगा ही नहीं, वो फ्लिकरिंग वाला जो पोर्शन कभी आएगा ही नहीं। सो ये था आपका यूज लेआउट इफेक्ट हुक। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे 7th रिएक्ट हुक के ऊपर, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर यूज मेमो हुक। गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसका काम है आपके एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करना, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है। एंड जो हमारे एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे इंक्रीज़ करता है बोलने से मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले हम इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यूज मेमो हुक जो है इट्स सेम लाइक योर यूज इफेक्ट हुक, अगेन सेम, हाँ ये सेम यूज इफेक्ट की हुक की तरह, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। सो वी हैव अ यूज मेमो हुक ऑब्वियसली। देन इसके अंदर भी गाइस आप देख सकते हो हम सेम वही चीज़ करते जो हम यूज इफेक्ट के साथ कर रहे थे, डैट इज़ हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, एंड देन वी हैव अ वन डिपेंडेंसी एरे, ठीक है सेम। तो अब आप बोलोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो गाइस इन यूज इफेक्ट हम डेटा रिटर्न नहीं कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग और डेटा और वैल्यू वी हैव अ क्लीन अप फंक्शन जो मैंने दिखाया था, बट यूज मेमो में ये जो कॉल बैक फंक्शन है उसकी मदद से हम डेटा जो है उसको रिटर्न करा सकते हैं। तो हम डेटा को जो है इसमें रिटर्न कर सकते हैं, एंड अगर हम जो भी वैल्यू है उसको अगर रिटर्न करें, ऑब्वियसली वी नीड सम स्टेट या कोई वेरिएबल जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सके। सो नाउ गाइस वी कैन क्रिएट वन वेरिएबल, एंड उसमें हम उस रिटर्न जो वैल्यू है कॉल बैक के थ्रू हमें जो वैल्यू मिला हम इस यहाँ पे उसको रिटर्न करा सकते हैं, एंड उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूज इफेक्ट में आप नहीं कर सकते, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैंने आपको नहीं दिखा, ये सिंपली एरे डिपेंडेंसी सेम जो आपके यूज इफेक्ट में ही था। तो पता चल गया कि नाउ इन यूज मेमो we have the callback same like your use effect, but this time ये जो callback function है it can return the value, and उस वैल्यू को मैं अपने वेरिएबल में स्टोर करके रख सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने app.js फाइल पे मेमो हुक ये जो आपको दिख रहा है इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। मेमो हुक का पूरा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल एस सेव, मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली, तो आप देख सकते हो कि गाइस क्या है हो रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट एंड देन आई में प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ इस तरीके से, ऑलराइट परफेक्ट। ध्यान से देखना, इसको मैं पूरी एकदम क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा इस तो फर्स्ट टाइम एक वैल्यू मुझे नम 0 मिल रहा है क्योंकि एक फंक्शन मैंने वहाँ पे चला रखा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बस मुझे ये चीज़ जब मैं इस काउंटर पे क्लिक करूँगा तो इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। हम 1000 बार देख चुके हैं ये, एंड मुझे यहाँ पे वो बता भी रहा है कि वो फंक्शन चल गया। मैं वापस क्लिक करूँगा, देखो मुझे 2 मिल रहा है। मैं वापस क्लिक करूँगा, मुझे 3 मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे एक और बटन है, डेट इज़ क्लिक मी प्लीज़। तो ये जो क्लिक मी प्लीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे, इस बटन के अंदर मैंने एक स्टेट वेरिएबल पास की है, बेसिकली टॉगल करो, क्लिक करूँगा तो यू क्लिक्ड मी या तो क्लिक मी प्लीज़, इन दोनों में टॉगल होता जाएगा। एंड एक और चीज़ ये भी है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको किसी से लेना देना नहीं है, ये खाली इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो रही है, ठीक है, सिंपल। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जब मैं इस बटन पे करूँगा क्लिक, एंड यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, एंड बूम गाइस सी, ये देखिए क्या हुआ। ये इस बटन को मैंने जब किया क्लिक, तो मेरा ये जो फंक्शन है जिसके थ्रू यहाँ पे मुझे 3 मिल रहा था, वो भी रन हो गया। ये देखिए यहाँ पे वो रन हो रहा है। मैं वापस क्लिक करता हूँ, देखो वैल्यू अपडेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो रन हो रहा है, ये देखिए। एंड हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये 6 बार रन हो चुका है, अभी 7 बार रन हो गया। तो ये एक परफॉर्मेंस इशू है, जहाँ पे कि मतलब आप एक बटन को क्लिक कर रहे हो जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है अपने ऊपर के इस फंक्शन से या इस काउंटर वाले कंपोनेंट से, तो फालतू में क्यों कॉल हो रहा है भाई। एंड लेट्स इमेजिन कि गाइस चलो ये तो ठीक है फिर भी, लेकिन समटाइम्स क्या हो सकता है कि ये जो ऑपरेशन है, ऊपर का जो भी ऑपरेशन है, एकदम एक्सपेंसिव हो, एकदम हाईली कह सकते हैं कि एकदम डिफ़िकल्ट वाला हो, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हो, तो फालतू में जब मैं इस पर करूँगा क्लिक, तो कितने देर के बाद मुझे यहाँ पे डेटा मिल रहा है, जो कि सही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ मेमो का यूज़ करूँगा, तो मेरा जो यूज़ मेमो हुक है यहाँ पे काम आएगा। एंड मैं सिंपली इतना बोलूँगा, भाई जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मुझे तेरे इस फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, एंड मुझे मेरा काम करने दो, एंड जल्दी जल्दी चलने दो, डेट्स वाई, सिंपल। ऑल राइट गाइस, तो देखिए कैसे टैकल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो गाइस अब मैं आपको कोड समझा देता हूँ, ठीक है। वी हैव वन बटन, देन वी हैव वन पैराग्राफ, बेसिकली ये वाला पैराग्राफ, एंड देन वी हैव अनदर बटन काउंटर वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, जब मैं फर्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने एक फंक्शन कॉल किया, डेट इज़ गेट वैल्यू करके। सो वी हैव दिस फंक्शन कॉल गेट वैल्यू, जिसमें मेरा ये जो सेट माई नम के थ्रू मैं ये जो माई नम मेरा जो एक स्टेट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, डेट्स इट, खाली इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड वहीं पर ही जब मेरा पैराग्राफ है, मैं वहाँ पे एक कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, लेट्स से कि एक फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने उसको डिफाइन कर दी, फंक्शन या कंपोनेंट आप कुछ भी कह लीजिए। हालांकि आप डायरेक्टली फंक्शन को इनसाइड JSX के अंदर कॉल नहीं कर सकते, डेट्स वाई मैंने कंपोनेंट बनाया है यहाँ पे, ठीक है। एंड वहाँ पे मैंने रिटर्न किया एक फंक्शन, तो उसके अंदर मैं एक और फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है काउंट नंबर, एंड मैं वहाँ पे एक आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, डेट इज़ नथिंग बट माई ये वाला पैरामीटर, बेसिकली स्टेट वेरिएबल। तो ये जो काउंट नंबर है यहाँ पे मैंने ठीक उसके ऊपर डिफाइन किया है, जहाँ पे ये जो माई नम था उसको एज अ पैरामीटर मैंने नम के नाम से उसको एक्सेप्ट की। एंड देन ये जो कंसोल डॉट लॉग, इसकी इतनी सोचो मत, यहाँ पे फालतू का एक फॉर लूप लगा है जिसका कुछ लेना देना नहीं है, मैं खाली इस फंक्शन से एक नम की जो वेरिएबल है उसको रिटर्न कर रहा हूँ। ये सिर्फ एज इट इज़ रखा है ताकि आपका जो एप्लीकेशन हो थोड़ा स्लो हो जाए, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे केस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे केस में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जो मेरा तीसरा बटन है उसको जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो सेट शो करके जो मेरा एक और यूज स्टेट है, वहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं टॉगल कर रहा हूँ। इट मीन्स शो एक टाइम फॉल्स होगा, एक टाइम ट्रू होगा, एंड अगर वो ट्रू है तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी, अगर वो फॉल्स है तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, इस बटन का ये जो चेक डेटा है, बेसिकली ये वाली जो फंक्शन है, उससे कुछ लेना देना है नहीं है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी वैल्यू 0 इस पर क्लिक करता हूँ, तो कुछ देर के बाद इसका जो डेटा है वो अपडेट हो रहा है, एंड फालतू में यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, ये देखिए वायलेशन, ये बेसिकली मतलब अभी एरर भी नहीं दिखा रहा मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे वायलेट हो रहा है एंड वो इसको कॉल कर रहा है, जबकि इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ये फंक्शन मुझे तभी चलाना है जब मेरा ये जो माई नम, देखिए ना, ये माई नम पे डिपेंडेंट है, इस माई नम पे, जब ये माई नम की वैल्यू होगी अपडेट तभी, और बाकी कभी नहीं मुझे चलाना है इस फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं यूज़ मेमो हुक का यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं बताता हूँ, देखिए। तो इस एप्लीकेशन में हमारा जो मेन प्रॉब्लम का जड़ है ना, वो ये फंक्शन है, जहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एक फंक्शन। तो दिस टाइम अब मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है उसको मैं कंपोनेंट नहीं, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल एक फंक्शन बना दी मैंने, एंड इस फंक्शन को एज इट इज़ रख के यहाँ पे मैं यूज़ मेमो हुक यूज़ करूँगा, सिंपल। अब ये जो यूज़ मेमो हुक है, एक सेकेंड, वी हैव वन कॉल बैक यहाँ पे, राइट, इस तरीके से, एंड यहाँ पे एक कॉल बैक हमें मालूम है गाइस, हमें एक कॉल बैक मिलता है, एंड ये जो है यहाँ पे वी हैव अ डिपेंडेंसी एरे, दिस इज इट। सो दिस इज माई कॉल बैक फंक्शन एंड दिस इज माई एरे डिपेंडेंसी, एंड यहाँ पे मैं जो भी रिटर्न करूँगा उसकी वैल्यू चेक डेटा के पास चला जाएगा, एंड चेक डेटा यहाँ पे वो वैल्यू डिस्प्ले करा देगा।
अब इतना लिखने मात्र से भी अगर मैं चलता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, देखो गाइस मेरा काम कितनी ईजिली हो गया। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टिल देयर इज़ वन प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम मैं ये चाहूँगा कि मेरा ये जो फंक्शन है तभी चले जब मेरा ये जो माई नम है, बेसिकली ये जो वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो रही हो। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा दिस इज इट। अब चाहे आप ऐसे बटन हज़ारों क्लिक करो, ये मेरा फंक्शन कभी कॉल नहीं होगा। एक बार कॉल होगा जब मैं इसको रेंडर करूँगा फर्स्ट टाइम, एंड सेकंड तभी कॉल होगा जब मैं माई नम की वैल्यू को डिफरेंट कर रहा हूँ या उसके वैल्यू के साथ मैं छेड़खानी कर रहा हूँ। एल्स अब इस बटन पे मैं चाहूँ जितना भी क्लिक करूँ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो गाइस कितनी इजीली एंड कितना फास्ट ये काम कर रहा है। इससे थोड़ी देर पहले कितना समय वो ले रहा था, एंड ये मेरा काम हो देखो गाइस। तो कैसे कितना ऑसम था, राइट। आपने अपना जो एप्लीकेशन उसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर ली विद द हेल्प ऑफ यूज मेमो हुक। यहाँ पे सिंपली जो फंक्शन था उसको यूज मेमो के अंदर आपने कॉल किया एंड दैट्स इट। ऑल आर गाइस, तो फाइनली हम हमारे लास्ट हुक पे आ चुके हैं एंड दैट इज योर यूज कॉल बैक हुक, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, आपका जो यूज मेमो हुक है एंड देन यूज कॉल बैक हुक है, बोथ आर यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर रिएक्ट एप्लीकेशंस। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जब यूज मेमो हुक ने एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर ही दिया है तो अब ये कॉल बैक की हमें क्या नीड है, राइट। सही भी है आपका प्रॉब्लम, आई मीन आपका जो सोच है, राइट। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे एंड दैट इज़ कि जब आप देखोगे ये जो हमारा यूज मेमो है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। वी हैव आवर यूज मेमो हुक। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल रिटर्न कर रहे, एक वैल्यू रिटर्न कर रहे। कल के दिन अगर गाइस आप फंक्शन के साथ खेलना चाहोगे, फंक्शन को रिटर्न करना चाहोगे या कंपोनेंट के साथ खेलना चाहोगे, तो दे आर लाइक बिग, मतलब वो थोड़े हैवी वर्क हो जाएगा हमारे लिए। तो गाइस वहाँ पे आपका मेमो काम नहीं करेगा। सो गाइस अगर आपको कभी भी फंक्शन के साथ खेलना है या कंपोनेंट का जो ऑप्टिमाइजेशन उसको इंप्रूव करना है, देन वी नीड टू यूज़ द यूज़ कॉल बैक हुक। जैसे मैंने आपको बताया था, यूज स्टेट का काम है स्टेट को मैनेज करना, लेकिन एप्लीकेशन बड़ा हो गया तो गो विथ यूज रिड्यूसर हुक। उसी तरीके से यूज मेमो आपका एक छोटे मोटे वेरिएबल के साथ खेलना है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है जहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है खाली, वो कहीं पे बाधा ना डाले, तो गो विथ यूज मेमो। लेकिन अगर एक फंक्शन ही आपको पूरा रिटर्न करना है, एक बड़ा सा फंक्शन, एंड फंक्शन तो छोड़ो, एक कंपोनेंट जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो, तो वहाँ पे अब आपको यूज कॉल बैक यूज़ करना है। सो यूज मेमो रिटर्न्स अ मेमोइज्ड वैल्यू, एंड आपका जो यूज कॉल बैक है इट रिटर्न्स अ मेमोइज्ड फंक्शन। तो अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न कर रहा है एंड कॉल बैक आपका मेमोइज्ड फंक्शन रिटर्न कर रहा है। मेमोइज्ड का मतलब ये कि एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर आप सही जगह पे सही टाइम पे यूज़ करोगे इनसाइड योर एप्लीकेशन, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट होगा, बेटर होगा। इसका मतलब इतना ही है। इन अदर सेंस, थोड़ा मोर टेक्निकल टर्म में, एक कैसे वैल्यू है जो एक मेमोरी पे स्टोर रहेगा, एंड नेक्स्ट टाइम अगर कोई इसको कॉल करता है एंड देखता है कि अरे ये तो सेम वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले हुई थी, तो डायरेक्टली वो वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा। समझ रहे हो। अगर आप कोई मैथ का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, एक स्टूडेंट ने अगर आपसे पूछा कि सर ये मैथ का प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, प्लीज़ उसको सॉल्व करके दे दीजिए और इसका आउटपुट क्या है, एंड उसको सिर्फ आउटपुट से मतलब है, तो आप फर्स्ट टाइम तो उसको सॉल्व कर दोगे एंड आउटपुट बता दोगे। लेकिन अगेन सेकंड इंसान भी आया, सेकंड स्टूडेंट, उसने भी सेम वही प्रॉब्लम दिया एंड आपको मालूम है कि यार पूरा आपको 15 मिनट लगा था उसको परफॉर्म करने में, उसका आउटपुट दिखाने में। तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस यूज मेमो एंड देन यूज कॉल बैक, जो मेमोइज्ड वैल्यू का मतलब ये कि फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट का डेटा आपने निकाला था, आपने एक जगह पे स्टोर कर दिया एज ए कैसे वैल्यू, तो सेकंड स्टूडेंट जब आएगा और वो प्रॉब्लम का आउटपुट मांगेगा आपसे, तो आप वापस 15 मिनट उसको सॉल्व नहीं करोगे। आपको मालूम है अभी थोड़ी देर पहले तो सॉल्व किया ना, डायरेक्ट बोल दे हाँ भाई पेपर निकालोगे इसका आउटपुट ये है, 1 सेकंड लगेगा आपको उसका आउटपुट बताने के लिए। तो ये कितना सुपर फास्ट है। एल्स अगर हम यूज़ मेमो या यूज़ कॉल बैक यूज़ नहीं करते तो सेकंड स्टूडेंट आएगा, वापस आप 15 मिनट सेम एप्लीकेशन को चलाओगे, सॉल्व करोगे। थर्ड स्टूडेंट आएगा, सेम प्रॉब्लम, वापस आप, मतलब 3 स्टूडेंट ने आपका 15 मिनट खा लिया। वहीं पे अगर आप यूज़ मेमो या यूज़ कॉल बैक यूज़ करते तो फर्स्ट टाइम तो 15 मिनट गया आपका, लेकिन सेकंड टाइम में 1 सेकंड खाली आपने देखा हाँ इसका आउटपुट ये है। थर्ड स्टूडेंट आएगा सिर्फ 1 सेकंड, तो वो है आपका मेमोइज्ड वैल्यू, कैसे वैल्यू, ठीक है। दिस इज इट। तो अब मैं आपको कॉल बैक का बताता हूँ। देखिए आपको पता चल गया दोनों में डिफरेंस। कॉल बैक इज़ लाइक योर अपडेटेड वर्जन ऑफ यूज़ मेमो, मैं ये बोलता हूँ, बाकी क्या बोलता है आई डोंट केयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऑब्वियसली यूज़ कॉल बैक को पहले एक्सेस करना है। एक बार मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक मैंने अभी तक उसको गेट नहीं किया, सो सबसे पहले इंपोर्ट यहाँ पे कॉल बैक सिंपल, ठीक है। एंड ये जो मेरा कॉल बैक हुक है मैं यहाँ पे चलाता हूँ एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब एप्लीकेशन पे चलते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा
एंड ऑसम यहाँ पे वो फेल खा चुका है, बता रहा है कि कंपोनेंट टू डूज उसको नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, वो बेसिकली कंपोनेंट्स फॉरवर्ड स्लैश, मैं एक बार यहाँ पे चलता हूँ गाइस, यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश टू डूज दिखा रहा है, परफेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो लास्ट एप्लीकेशन है यूज़ कॉल बैक हुक का, मैं आपको बताता हूँ सेम वही है। ऑब्वियसली आपको पता चल चुका है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक न्यू एंट्री जो है वो ऐड हो रहा है 0। अगेन क्लिक करूँगा, एक और न्यू एंट्री वो जो है ऐड हो रहा है 0, ठीक है। एंड मैं अगर कंसोल पे भी चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा अच्छे से, देखो यहाँ पे चाइल्ड रेंडर, अगेन चाइल्ड रेंडर, अगेन चाइल्ड रेंडर। लेकिन जब मैं इस काउंट वाले पेज पे जब मैं क्लिक करूँगा, इसकी वैल्यू देखो इंक्रीमेंट होगी 1 2 3। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, अगेन वो जो चाइल्ड रेंडर है उसको वो कॉल कर रहा है। तो सेम यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गया कि ये जो मेरा कंपोनेंट है उसको इस वाले कंपोनेंट से तो लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी जब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा इंक्रीमेंट हो, तो वो इस कंपोनेंट को, इस चाइल्ड कंपोनेंट को क्यों कॉल कर रहा है? फालतू में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई? इसको कॉल करके खाली अपना काम करो ना। तो परफॉर्मेंस इशू हो गया यहाँ पे। एंड दिस टाइम ये कोई ऐसा छोटा मोटा भी नहीं, आप देख सकते हो कि वो जो टू डूज है जो मुझे मिल रहा है वो एक अलग ही कंपोनेंट है। एंड अब यूज़ में कैसे यूज़ करोगे आप इसमें, राइट? तो ये जो कंपोनेंट की बात आती है, जब फंक्शन रिटर्न करने की बात आती है, तो वहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ यूज़ मेमो वी यूज़ कॉल बैक हुक। एंड दोनों का सिंटेक्स सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। इट जस्ट कॉल बैक आपका मेमोइस्ट फंक्शन रिटर्न करता है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रोग्राम, एक बार हम प्रोग्राम समझ लेते हैं। वी हैव दिस टू डूज करके एक चाइल्ड कंपोनेंट है। एंड वहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो जो टू डूज है, ये जो मेरा स्टेट वेरिएबल वो पास की, दैट इज़ नथिंग बट एन एम्प्टी एरे। एंड ऐड टू डू करके एक फंक्शन मैंने यहाँ पे पास किया एज अ प्रॉप्स, ठीक है। एंड उसमें मेरा ये जो सेट टू डूज है, ये जो मेरा एक और सेट टू डूज आप देख रहे हो, ये जो सेट टू डूज का अपडेटेड वाला फंक्शन है। अगेन हाँ, ये प्रीवियस डेटा लिया ताकि जो मेरा प्रीवियस डेटा सेव रहे। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उस समय जब हम प्रीवियस डेटा की बात कर रहे थे, मैंने ये कहा था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करेगा, याद है, सिर्फ पासवर्ड, ईमेल, जो हमारा फॉर्म था। बट यहाँ पे अभी जो एक न्यू एंट्री है मेरा, वो तो मेरे प्रीवियस डेटा है। मैं वापस क्लिक करूँगा तो उसने उसको डिलीट नहीं किया, वो उधर ही है। उसके बाद एक और नया एंट्री को ऐड कर दिया। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। एंड लास्ट में एक न्यू एंट्री है, आप देख सकते हो न्यू एंट्री। लेकिन ये जो 1 मुझे मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है बोलने से, टू डूस में मैं जब चलूँगा तो वो जो टू डूस है एम्प्टी एरे, एंड देन वो जो मेरा फंक्शन है, दोनों को मैंने गेट की। ये जो मेरा एम्प्टी एरे है मैंने लूप चला दिया, ठीक है। लूप जब मैं चला रहा हूँ तो टू डू में मेरा जो डेटा है प्लस इंडेक्स, ये देखिए मेरा टू डू में जो मेरा डेटा है, टू डू में मेरा क्या डेटा है, इनिशियल डेटा, न्यू एंट्री है ना। सो न्यू एंट्री प्लस इंडेक्स 1 2 इस तरीके से आ रहा है। ऐड टू डू, ये देखो वापस बटन के क्लिक करने पे वो ऐड टू डू हो रहा है। सो बेसिकली ये जो ऐड टू डू का बटन था कहाँ है, वो मेरे टू डू के अंदर है, सिंपल, ठीक है। एंड इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है इसका काम। एंड उसके बाद एक HR एक लाइन है। एंड देन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मेरे पास एक डिव है जिसमें मैं एक काउंट है, एंड मैं बटन को क्लिक करने पे डेटा को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताओ, जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो इस पर्टिकुलर चाइल्ड जो कंपोनेंट है उसको क्यों कॉल कर रहा है? उसको तो सिर्फ और सिर्फ ये जो इंक्रीमेंट है ये करना था। तो गाइस यहाँ पे होता ये है कि जब आप इसको कॉल करते हो, ठीक है, ये एक इंक्रीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम काउंट को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेट काउंट, एंड जब इस सेट काउंट को आपने अपडेट किया या कॉल किया तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये री रेंडर हो गया। एंड अगर ये री रेंडर हो गया तो ये क्या एक फंक्शन है, फंक्शन ऑटोमेटिक री रेंडर होता ही है, चाहे वो आपका यूज इफेक्ट हो चाहे कोई फंक्शन हो। तो ये ऐड टू डू आपका चल गया, एंड दैट्स वाई गाइस वो ये कॉल होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे सिंपल इतना है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये कॉल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो मेन जड़ है, जो फसाद है, जो ये बीमारी फैला रही है, वो ये फंक्शन है। किसी तरीके से मुझे इस फंक्शन को तभी चलाना है, तभी रन करना है जब मेरा ये जो टू डू है वो अपडेट हो रहा होगा, बेसिकली सिंपल। तो देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है, इस पर मैं कर दूँगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए वी हैव अ यूज़ कॉल बैक, ऑब्वियसली वी हैव अ फैट एरो, यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन आ गया। एंड यहाँ पे मेरा एरे डिपेंडेंसी, एंड मतलब अभी तक हमें पता चल चुका है कि जब मेरा टू डूज की वैल्यू चेंज होगी तो ही इसको कॉल करना है। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है मेरा, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन, इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख दे रहा हूँ। एंड इसकी अब मुझे कोई नीड नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ। दिस इज़ इट, हो गया मेरा काम। अब ये जो ऐड टू डी है वो यहाँ पे जा चुका है।
एंड मुझे ऑब्वियसली ये जो यहाँ से जो भी डेटा मुझे मिल रहा होगा उसको मुझे यहाँ पे अपडेट कर देना है, बेसिकली रिटर्न कर देना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न, दिस इज़ इट। सो अब मेरा ये जो एड टू डू वाला जो फंक्शन है वो तभी चलेगा जब टू डूज का डेटा चेंज हो रहा होगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जब मैं इस पर कॉल करता हूँ, आई मीन क्लिक करता हूँ, तो मैं इसके डेटा को छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं खाली डेटा को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ, बूम गाइस, देखिए कितनी ईजिली। एंड यहाँ पे कहीं पे भी चाइल्ड रेंडर नहीं है, ये देखो मैं वापस चाइल्ड है लेकिन इस पर क्लिक करूँगा कुछ नहीं हो रहा। सो गाइस दिस इज़ इट, ये था आपका यूज कॉल बैक हुक। थोड़ा फंक्शन या कंपोनेंट की बात आती है ऑप्टिमाइज करना, गो विथ यूज कॉल बैक। अगर आपको वैल्यू के साथ खेलना, गो विथ यूज मेमो हुक। सो गाइस एक चीज़ रह गया है एंड दैट इज़ हाउ टू क्रिएट योर कस्टम हुक्स। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से मैं चलता हूँ अपने गाइस सिंपली हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था, यूजर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा जब मैं चाइल्ड वाले पे चल रहा था गाइस, चाइल्ड पे वी हैव दिस पार्ट, बेसिकली कहाँ गया ये जो मेरा यूज कॉन्टेक्स्ट है, मुझे दो चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ रहा है सेम फाइल से, ठीक है। तो मैं इसका एक कस्टम हुक क्रिएट करना चाहूँगा ताकि मेरे लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाए। सो गाइस ठीक देखिए, मैं इसके नीचे चलता हूँ, यहाँ पे बहुत गौर से देख सकते हो कि यहाँ पे वो जो यूज़र का डेटा पाने के लिए मैंने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से ऐप कॉन्टेक्स्ट को मैंने कॉल किया था उसके अंदर, ताकि वो डेटा को मैं गेट कर सकूँ। तो ये जो एक पर्टिकुलर सेक्शन था, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा। इसके लिए मैं एक अलग सा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ एंड वो जो फंक्शन होगा मेरा कस्टम हुक होगा वो। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप एक कस्टम हुक क्रिएट करें वो यूज़ जो कीवर्ड है उससे स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो कस्टम हुक कहलाएगा ना, एल्स तो नॉर्मल फंक्शन हो गया वो। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा होगा सिंपल आपका ये वाला पोर्शन, दिस इज इट। सो अब ये जो यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, पहले तो इसको मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट एंड ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको मैं कॉपी करूंगा एंड ये जो चीज़ है अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मुझे वही चीज़ रिटर्न हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड वो एक फंक्शन है। इतना मेरा काम हो गया है। अब ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है उसके अंदर हम ऐप कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर रहे थे ताकि इस डेटा जो ये जो वैल्यू है उसको मैं एक्सेस कर सकूं, बट अब वो तो ऑलरेडी यहीं पर ही है ऐप कॉन्टेक्स्ट। सो नाउ देयर इज़ नो मोर नीड ऑफ इम्पोर्टिंग। लेकिन चाइल्ड में तो मैं पहले इंपोर्ट कर रहा था उसको क्योंकि मुझे उसकी नीड थी यहाँ पे। तो अब ये जो एक इंपोर्ट है मुझे उससे छुटकारा मिल गया। अब ये देखने में भी कितना ईजी लग रहा है एंड साथ ही साथ ये जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है उसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। इंस्टेड ऑफ यूज़ कॉन्टेक्स्ट ये जो मेरा यूज़ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे जाके वो जो मेरा यूज़ कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं ऐड कर दूंगा। दिस इज़ इट। सो नाउ ये जो मेरा एक दिखाई दे रहा है हुक, दिस इज़ माई कस्टम हुक, जहाँ पे मैंने सिंपली अपने 2 लाइन बचाई है और कुछ नहीं किया, सिंपल। अब मैं इतना भी लिखता हूँ एंड अगर इसको मैं रन करता हूँ, पेरेंट पे मैं चलना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि इस पर ही है ना हमारा जो भी था, तो हटा रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे मैं अगर चलता हूँ, इसको अगर मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो कि हमें बता रहा है लाइक चाइल्ड कंपोनेंट यूज ग्लोबल टेक्स्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अब हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चलते हैं, सो गाइस ये तो फंक्शन है, हम यहाँ पे नकार नहीं सकते इसको, सब सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसको गेट नहीं मिलता यूज ग्लोबल। ओ माय गॉड, हमने एक मिस्टेक कर दी, डैट इज़ ये थोड़ी रिएक्ट से हमें मिल रहा है यार, ये तो हमें मिल रहा है ./, मेरा आई थिंक कंपोनेंट / यूज कॉन्टेक्स्ट / यूज़र कॉन्टेक्स्ट, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ इसको रिफ्रेश करूँगा, देयर विल बी नो मोर एरर एंड कितनी ईजिली मेरे जो चाइल्ड कंपोनेंट है वहाँ पे विनोद एंड देन एज 28 मिल गया। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने कंप्लीट हुक्स के बारे में समझा, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया एंड अपना खुद का कस्टम हुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। पसंद नहीं आए तो भी लाइक कीजिए, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हो तो भी आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस आप हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइब। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है गाइस। आपका एक सब्सक्राइब से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए गाइस दुनिया चेंज कर सकता है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच,
टेक केयर।